Hello students, let us start with the next topic of Java syllabus, that is multi-threading. आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी multi-threading जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट डिस्कस किया होगा, बट एक्चुअल में multi-threading इम्प्लीमेंट होती है जावा में. अभी तक आपने जस्ट थियोरेटिकली इसको स्टडी किया होगा, अब हम इसको प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे. फाइन. तो सबसे पहले multi-threading होती क्या है? एक टर्म होती है मल्टीटास्किंग, एक टर्म होती है मल्टी-थ्रेडिंग. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जब बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हो एक साथ. लाइक एक वीडियो है वो डाउनलोड हो रही है, एक ऑडियो है वो प्ले हो रहा है, एक तरफ प्रिंटिंग चल रही है, एक तरफ मैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपिंग कर रही हूँ. तो ये चारों काम इकट्ठे हो रहे हैं. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग. ये चारों प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं. इन सबका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है. वीडियो, ऑडियो, प्रिंटिंग एंड टाइपिंग, these all are independent programs and they are running simultaneously at the same time. अब साइमल्टेनियसली वर्ड वैसे इनकरेक्ट है बिकॉज आपको पता है कि CPU एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन वो एक टास्क से दूसरे टास्क में इतनी फटाफट स्विचिंग कर लेता है, उसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग. इतनी फास्ट होती है वो कि हमें लगता है कि सारे टास्क एक साथ ही हो रहे हैं. लाइक थोड़ी सी टाइपिंग होगी, थोड़ी सी प्रिंटिंग हुई, थोड़ा सा ऑडियो प्ले हुआ, थोड़ी सी वीडियो डाउनलोड हुई, फिर टाइपिंग, प्रिंटिंग, ऑडियो, वीडियो, टाइपिंग, प्रिंटिंग, ऑडियो, वीडियो. इस तरह सारे टास्क का थोड़ा थोड़ा काम इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जिसकी पहले टर्न आती जाती है, थोड़ा थोड़ा काम होता जाता है और वो क्यू के एंड में लग जाता है वो टास्क. फिर जब उसकी टर्न आती है फिर थोड़ा सा वो एग्जीक्यूट होता है, फिर वो क्यू के एंड में लग जाता है. एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने को कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग. एंड ये इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि चारों काम इकट्ठे हो रहे हैं. सो ये था मल्टीटास्किंग, जब अलग अलग इंडिपेंडेंट टास्क साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं. मल्टी थ्रेडिंग होता है कि एक ही टास्क के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स इकट्ठे चल रहे हो. लाइक MS वर्ड की बात करते हैं. MS वर्ड में मैं डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ, ठीक है, साथ में कुछ MS वर्ड का ही कुछ प्रिंट हो रहा है. अब मैं कुछ टाइपिंग कर रही हूँ, एरर्स आती हैं. आपको पता है ना, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग करेक्ट हो जाते हैं. कई बार मैं स्पेलिंग गलत लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाते हैं. तो ऑटो स्पेलिंग चेकर भी चल रहा है, ठीक है. फुल स्टॉप के बाद मैंने एक अल्फाबेट लिखा तो वो अपने आप कैपिटलाइज हो जाएगा. तो फॉर्मेटिंग भी चल रही है, ठीक है. तो MS वर्ड में ही कितने छोटे छोटे प्रोग्राम साथ साथ चल रहे हैं, वो होता है मल्टी थ्रेडिंग. जब एक ही टास्क के छोटे छोटे पार्ट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. जब डिफरेंट इंडिपेंडेंट टास्क चल रहे हैं वो मल्टीटास्किंग. जब एक ही टास्क के कुछ पार्ट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हो वो मल्टी थ्रेडिंग. उन पार्ट्स को कहते हैं थ्रेड्स, ठीक है. इसको और क्लियरली समझाने के लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ. ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीटास्किंग, ये है मल्टीटास्किंग. ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग मल्टीटास्किंग. एक तरफ ब्राउजर चल रहा है, एक तरफ एक्सेल की फाइल खोली हुई है, एक तरफ VLC प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है. अलग अलग टास्क हैं, इंडिपेंडेंटली हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर रहा है, इन सबको साथ साथ चला रहा है. दैट इज मल्टीटास्किंग. मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली. एंड व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? एक ही टास्क के कुछ अलग अलग पार्ट्स साथ साथ चल रहे हो, एग्जीक्यूट हो रहे हो. लाइक MS वर्ड इज अ टास्क, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन. वर्ड प्रोसेसर में एक टाइम पे ग्राफिक एडिटिंग हो रही है, एक टाइम पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं कीज कीबोर्ड से, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं. उसी टाइम पे ग्रामर चेक हो रही है. ये सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है. और ये सारे जो सब पार्ट्स हैं, ये किसके सब पार्ट्स हैं? ये MS वर्ड के सब पार्ट्स हैं. तो जब एक ही टास्क के छोटे छोटे पार्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हो तो उन्हें कहते हैं थ्रेड्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग. तो डिफरेंस क्लियर हुआ? इंडिपेंडेंट टास्क जब साइमल्टेनियसली रन करते हैं दैट इज मल्टीटास्किंग. जब एक ही टास्क के कुछ पार्ट्स साइमल्टेनियसली रन करें दैट इज मल्टी थ्रेडिंग. फाइन.
So multitasking means running multiple independent processes, that is programs concurrently. Concurrent is the correct word instead of simultaneous. Simultaneous का मतलब होता है एक साथ. Concurrently means one after another. In thread-based multitasking, different parts of same program. Now thread-based multitasking means multi-threading. In multi-threading, different parts of same program can run concurrently on a computer. एक ही program के कुछ छोटे छोटे parts. Fine. For example, word processor can format and print the text at same time. Formatting भी हो रही है, text printing भी हो रही है. तो MS Word एक program है, उसी के ही 2 सब programs concurrently execute हो रहे हैं. It enables you to write a very efficient program that makes optimum use of CPU. तो इससे क्या होगा, आपको पता है CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है. ह्यूमंस के काम करने के कंपैरेटिवली CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है. हम उतनी फास्ट काम कर ही नहीं सकते. तो उससे होता क्या है, हम स्लो होते हैं, CPU फास्ट है, CPU का बहुत सारा टाइम जो है वेटिंग में वेस्ट हो जाता है. तो इस तरह क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग से CPU का एफिशिएंटली यूज़ होगा. जब तक हम एक की से दूसरी की प्रेस कर रहे हैं, उस टाइम के बीच में कंप्यूटर दूसरे थ्रेड का कितना सारा काम कर चुका होगा. समझ लग रही है? बिकॉज व्हेन वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम गेट ब्लॉक ड्यू टू सम रीज़न लाइक वेटिंग फॉर इनपुट एंड आउटपुट. जैसे कि कीबोर्ड में हमने हेलो लिखना है, मैंने H प्रेस किया, E प्रेस करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना. वो जितना टाइम है हमारे लिए वो बहुत माइन्यूट सा टाइम है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम है. उस टाइम में वो बहुत सारा काम और कर सकता है. ठीक है. द अदर पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्राम कैन बी असाइन टू CPU. तो जब वो हमारे इनपुट अगले अल्फ़ाबेट की इनपुट की वेट कर रहा है, मीन वाइल CPU जो है वो कोई और टास्क या कोई और थ्रेड को चला सकता है. फाइन. These different parts of a program that may run simultaneously are called threads. Threads जो है वो simultaneously run करते हैं, और मल्टीटास्किंग में जो टास्क्स हैं वो कॉन्करेंटली रन करते हैं. डिफरेंस क्लियर है? सो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के जो पार्ट्स हैं एक साथ रन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड थ्रेड्स. सो मल्टी थ्रेडिंग इज simultaneous execution of 2 or more parts of a same program at the same time. एक ही प्रोग्राम के 2 or more parts को execute अगर होते हैं, then that is known as multi-threading. I hope आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. Now what is a thread? A thread is an independent sequential part of execution of a program. प्रोग्राम का एक इंडिपेंडेंट पार्ट, प्रोग्राम का एक सब पार्ट जो इंडिपेंडेंटली भी रन कर सकता है, जो दूसरे पार्ट से डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज़ अ थ्रेड. डायग्राम से आपको क्लियर होगा. सी, यहाँ पर एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है. फाइन. और उस टास्क में एक थ्रेड है. सो दिस इज सिंगल टास्किंग प्रोग्राम या प्रोसेस विद अ सिंगल थ्रेड. एक टास्क है, उसमें एक थ्रेड है. देन दिस इज मल्टीटास्किंग. बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और हर प्रोग्राम का एक एक थ्रेड चल रहा है. दिस इज मल्टीटास्किंग. एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ मल्टीथ्रेडिंग. 2 टास्क रन हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी है, और हर टास्क में बहुत सारे इंडिपेंडेंट थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो मल्टीथ्रेडिंग भी है. क्लियर हुआ डायग्राम से डिफरेंस? लेट मी रीड द थ्योरी पोर्शन. At runtime, threads share common memory, space and therefore share data and code. अब बेटा देखो, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस. हर प्रोग्राम अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और अलग कोड होता है उनका. लेकिन मल्टीथ्रेडिंग, क्योंकि मल्टीथ्रेडिंग में जो थ्रेड्स हैं वो एक ही प्रोग्राम के पार्ट्स हैं, तो सारे थ्रेड्स जो हैं वो कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं, कॉमन डेटा शेयर करते हैं, कॉमन कोड शेयर करते हैं. And there are many more differences between multitasking and multi-threading. Let me show you those differences. Now multitasking and multi-threading. Fine. Multitasking lets CPU to execute multiple tasks at same time, and multi-threading lets CPU to execute multiple threads of a process simultaneously. एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स को रन करना मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, और डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस को रन करना मल्टीटास्किंग कहते हैं.
In multitasking, CPU switches between programs frequently. मल्टीटास्किंग मीन्स इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो सीपीयू पहले एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा थोड़ा सा, फिर दूसरे प्रोग्राम को, फिर पहले प्रोग्राम को, फिर दूसरे प्रोग्राम को, लाइक दैट. लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होगा, बिकॉज ये एक प्रोग्राम के थ्रेड्स हैं तो सीपीयू थ्रेड्स के बीच में स्विच करेगा. एक प्रोग्राम के पहले एक थ्रेड चलाएगा, फिर दूसरा थ्रेड, फिर तीसरा थ्रेड, फिर पहला थ्रेड, लाइक दैट. सो इट स्विचेस बिटवीन थ्रेड्स, इट स्विचेस बिटवीन प्रोग्राम्स. देन in multitasking system has to allocate नहीं आएगा. Multitasking system allocates separate memory and resources to each program that CPU is executing. Multitasking system allocates separate memory and resources to each program that CPU is executing. हर प्रोग्राम को separate memory space मिलती है, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग डेटा होता है उनका, अलग अलग कोड होता है. लेकिन मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम में इट एलोकेट्स सेम मेमोरी, इट एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेस. एक प्रोसेस को जो मेमोरी मिल गई एंड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ दैट प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज एलोकेटेड टू दैट प्रोसेस. बिकॉज वो थ्रेड्स उस प्रोसेस के हैं तो वो सारे थ्रेड्स सेम मेमोरी एलोकेट करेंगे जो उस प्रोसेस की है. डिफरेंस क्लियर हो रहा है? In multitasking, termination of a process takes more time. In multithreading, termination of a thread takes less time. क्योंकि thread जो है लाइट वेट प्रोसेस होता है, जो प्रोग्राम है वो हैवी वेट प्रोसेस होता है. ठीक है, लाइट वेट मीन्स छोटा होता है, थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट. Multitasking is slow as compared to multithreading, while multithreading is faster. Other differences are processes are heavyweight tasks. Heavyweight task means कि processes की coding lengthy होती है, बहुत ज़्यादा memory space occupy करते हैं, execution time ज़्यादा होता है. And threads are lightweight tasks. छोटे होते हैं, कम memory space लेते हैं, execution time भी कम होता है. Fine. Then interprocess communication. Interprocess communication is expensive and limited. Interprocess communication means एक process दूसरे process से कुछ मैसेज शेयर कर रहा है. ठीक है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग. अब एक्सपेंसिव का क्या मतलब? एक्सपेंसिव इन द टर्म्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड एग्जीक्यूशन टाइम. मल्टीटास्किंग के केस में अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कोई मैसेज सेंड करता है तो उसमें एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगता है. लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के केस में अगर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को मैसेज सेंड करता है तो उसमें एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लगता है. तो एक्सपेंसिव का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड होता है. फाइन. देन कंटेक्स्ट स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क इज कॉस्टली. सेम दैट रीजन कि अगर एक टास्क उसने एग्जीक्यूट किया, सीपीयू ने थोड़ी सी प्रिंटिंग की, अब थोड़ा सा ऑडियो प्ले करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगेगा. लेकिन एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जाने के लिए एक थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ थोड़ा सा, फिर जब दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए जो कंटेक्स्ट स्विचिंग के जो काम जो होते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पे जो काम होते हैं वो कम होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के केस में. सो दैट इज नॉट दैट कॉस्टली. सो कॉस्टली का मतलब इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम होता है, कितना काम करना पड़ता है, कितनी जॉब्स करनी पड़ती हैं उस टाइम पे, ये मतलब होता है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग. आई होप दिस इज क्लियर. Now the next topic of multithreading is creating a thread. अब इस टॉपिक में हमने एक्चुअली थ्रेड मल्टीथ्रेडिंग कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो सीखना है. मल्टीथ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं हमने वो इस टॉपिक में सीखना है. एंड स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर थ्रेड का कोई क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक तो डेफिनेटली आना ही आना है. हाउ कैन यू क्रिएट अ थ्रेड? ठीक है. द थ्रेड इन जावा इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास. अब मैं आपको थोड़ा वर्बली बताती हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग की तरफ जाती हूँ. बेटा, अगर हमने थ्रेड बनाना है, ठीक है, या मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें अपनी क्लास को ना थ्रेड बनाना पड़ेगा. ठीक है, जो हम क्लास बनाते हैं, लाइक मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई तो जावा में क्या मेथड होता है? क्लास, देन क्लास का नेम दैट इज स्टूडेंट. यही तरीका होता है ना जावा में. तो अगर मैंने एक थ्रेड बनाना है या मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो जो मैंने क्लास बनाई है ना उसे मुझे थ्रेड बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब क्लास को थ्रेड कैसे बनाते हैं?
यही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक कि क्लास को हम 2 वेज से थ्रेड बना सकते हैं, या मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, या थ्रेड बनाने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड है यूजिंग इनहेरिटेंस। अब वो कैसे? एक ना क्लास होती है, इनबिल्ड क्लास होती है, उसे कहते हैं थ्रेड क्लास। दैट इज़ एन इनबिल्ड क्लास। अब ये क्लास कौन से पैकेज में है? लेट अस सी। अब ये जो क्लास है थ्रेड क्लास, ये जावा डॉट लैंग पैकेज की क्लास है। जावा इज़ द मेन पैकेज, मैंने आपको कराया था, उसमें सब पैकेज है लैंग, उस पैकेज में थ्रेड क्लास पड़ी हुई है। इसलिए जब हम थ्रेड क्लास को यूज़ करेंगे ना, हमें जावा डॉट लैंग पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वाई, बिकॉज जावा डॉट लैंग पैकेज इज़ इम्पोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाता है, हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाता है जावा डॉट लैंग पैकेज। तो हम इसकी क्लासेस को आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट द नीड टू इम्पोर्ट दीज क्लासेस या दिस पैकेज। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि जो थ्रेड क्लास है, इनबिल्ट क्लास है, जो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, उसको हम अपनी क्लास में इनहेरिट करा लें। कैसे? मैंने बनाई क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स थ्रेड। इनहेरिटेंस कैसे होती है? इनहेरिटेंस का क्या कीवर्ड जावा में यूज़ होता है? एक्सटेंड्स होता है ना। सो पहला तरीका अपनी क्लास को थ्रेड में कन्वर्ट करने का है कि मैं अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से इनहेरिट करा लूँ यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। कैसे, वो हम प्रोग्राम करेंगे तब देखेंगे। सो पहला मेथड क्लियर हो गया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से इनहेरिट करवा लिया। Thread class is one of the inbuilt classes of java.lang package. Now second method to create a thread is to implement an interface that is known as runnable. अब runnable क्या है? R कैपिटल, ये इनबिल्ट है, इसको ऐसे ही लिखना है। रनेबल एक इंटरफेस है। आप ऑलरेडी इंटरफेसेस एंड पैकेजेस का चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, रनेबल क्या है? रनेबल इज़ एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या होते हैं? इंटरफेस वो क्लासेस हैं जिनमें जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं उनका सिर्फ हेडर स्पेसिफाइड होता है, उनकी मेंबर फंक्शंस की बॉडी नहीं होती, डेफिनेशंस नहीं होती। यानी वो क्लास जिसके सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट हैं विदाउट एनी डेफिनेशन और बॉडी, उस क्लास को हम इंटरफेस कहते हैं। जावा में एक इनबिल्ट इंटरफेस है दैट इज़ रनेबल, और ये भी जावा डॉट लैंग पैकेज में पड़ा होता है। सो आपको पता है हर पैकेज में क्लासेस होती हैं। अब मैं एक लाइन को एक्सटेंड करूँगी कि हर पैकेज में क्लासेस भी होती हैं और इंटरफेसेस भी होते हैं। जावा डॉट लैंग पैकेज में थ्रेड क्लास तो है, प्लस उसमें एक इंटरफेस भी पड़ा हुआ है दैट इज़ रनेबल। और आपको पता है इंटरफेस को हम कैसे इनहेरिट करते हैं? यूजिंग द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। क्लास को कैसे इनहेरिट करते हैं? यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। और इंटरफेस को कैसे इनहेरिट करते हैं? यूजिंग द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। सो दूसरा तरीका अपनी क्लास को थ्रेड में कन्वर्ट करने का है इज़ टू इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। So there are two methods. Number one is to extend thread class. Number two to implement runnable interface. दोनों का प्रोग्राम देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो फिर आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। Now creating thread using thread class. So first method to create a thread is to inherit the thread class. कि थ्रेड क्लास को बेस मान के जो हम अपनी क्लास बनाएंगे उसको ड्राइव कर लें थ्रेड क्लास से। चलो देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल द थियोरी, यू कैन मेक अ क्लास टू बिहेव एज अ थ्रेड बाय डिफाइनिंग योर क्लास एज अ सब क्लास ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज की एक क्लास है। ठीक है, हम थ्रेड क्लास को पेरेंट बना के अपनी क्लास को उसे ड्राइव करवा के भी थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी क्लास को ड्राइव करवा लिया थ्रेड क्लास से। ठीक है, मैं प्रोग्राम करवाऊंगी आपको और क्लियर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, थ्रेड क्लास में ना एक रन फंक्शन पड़ा होता है, रन मेथड पड़ा होता है थ्रेड क्लास का। उसकी हमने कोडिंग लिखनी है, उसकी हमने बॉडी लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी क्लास को इनहेरिट करवा लिया थ्रेड क्लास से। कैसे करवाया? जैसे सपोज करो मैंने अपनी क्लास का नाम रखा माई थ्रेड, तो मैं क्या लिखूंगी? आई विल राइट क्लास माई थ्रेड
एक्सटेंड्स थ्रेड। तो इससे क्या होगा, मैंने थ्रेड क्लास से अपनी क्लास को इनहेरिट करवा लिया, मेरी क्लास जो है वो ड्राइव क्लास बन गई और थ्रेड क्लास बेस क्लास है। उसके बाद मैंने अपनी क्लास में क्या करना है, इस रन फंक्शन को डिफाइन करना है, रन फंक्शन की बॉडी देनी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये रन फंक्शन कहाँ से आया, रन फंक्शन थ्रेड क्लास का एक पहले से पड़ा हुआ फंक्शन है, ठीक है, थ्रेड क्लास का एक इनबिल्ट फंक्शन है। और जो ये जो रन फंक्शन है ना थ्रेड क्लास में जो है, ये एम्प्टी है, इसकी कोई बॉडी नहीं है। इसकी बॉडी कौन देता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, उसकी ड्राइव क्लास, ठीक है। अब थ्रेड से हमने क्या काम करवाना है, वो सब काम हम रन फंक्शन में लिखेंगे। यानी रन फंक्शन में जो भी कोडिंग हम लिखेंगे वही कोडिंग थ्रेड की होगी। थ्रेड को क्या काम करना है वो कौन डिफाइन करेगा, वो रन मेथड की कोडिंग डिफाइन करेगी, ठीक है। रन मेथड एग्जीक्यूट होता जाएगा और थ्रेड अपना काम करता जाएगा। सो इसका मतलब थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने का मतलब या थ्रेड को शुरू करने का मतलब रन मेथड को एग्जीक्यूट करना। और जब रन मेथड की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तब थ्रेड भी ख़त्म हो जाएगा, थ्रेड की एग्जीक्यूशन भी ख़त्म हो जाएगी। सो थ्रेड को एग्जीक्यूट करने का मतलब रन मेथड को, उस थ्रेड के रन मेथड को एग्जीक्यूट करना। सो रन मेथड में हम वो सारी कोडिंग लिखेंगे जो हम काम चाहते हैं कि हमारा थ्रेड करे, ठीक है। And overriding its run method, which is the entry point of new thread. This method contains the code that will be executed when the thread is started. कि thread क्या काम करेगा वो सारा कोड हम run method में लिखेंगे, ठीक है। We override this method, हम इस method को override करेंगे। override क्यों लिखा, override टर्म क्यों यूज़ की, क्योंकि ये method base क्लास यानी thread क्लास में पड़ा हुआ है। हम अपनी ड्राइव क्लास यानी जो माई थ्रेड क्लास है उसमें इसकी कोडिंग लिखेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे। बिकॉज द रन मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम थ्रेड क्लास का है रन मेथड, और जब हमने थ्रेड क्लास से अपनी क्लास को ड्राइव किया तो रन मेथड भी हमारी क्लास में आ गया, ठीक है। इज एम्प्टी, ये ऑलरेडी ये पहले एम्प्टी था, थ्रेड क्लास में जो रन मेथड पड़ा हुआ है वो एम्प्टी है। सो वी रीडिफाइन द मेथड इन सब क्लास इन ऑर्डर टू मेक थ्रेड टू डू समथिंग यूजफुल। तो हम रन मेथड की कोडिंग देंगे ताकि हमारा थ्रेड जो है वो काम करे, ठीक है, कोई काम करे, ठीक है। नाउ वंस द सब क्लास इज डिफाइंड, एक बार हमने सब क्लास बना ली, यू जस्ट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। हमने सब क्लास बना ली, उसको थ्रेड से एक्सटेंड करवा लिया, उसमें रन मेथड की कोडिंग भी लिख दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने मेन फंक्शन में जो माई थ्रेड क्लास बनाई है हमने, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो थ्रेड होगा। Object of this class and invokes its start method in the client program that is in the main method to start a thread. हमने थ्रेड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, जो हमने थ्रेड क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अभी तो बेटा मैं आपको वर्बली बता रही हूँ ना, थ्योरेटिकली बता रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगी फिर आपको और क्लियर होगा। तो हमने अब तक क्या किया, हमने क्लास बनाई जिसको हमने थ्रेड से एक्सटेंड करवा लिया यानी इनहेरिट करवा लिया। नंबर 2, हमने उसमें रन मेथड की कोडिंग लिखी। रन मेथड वो सब काम रन मेथड में हम वो सब कोडिंग लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि हमारा थ्रेड काम करे, फाइन। नंबर 3, हमने क्या करना है, हमने मेन फंक्शन में उस क्लास की माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट वुड बी नथिंग बट अ थ्रेड, ठीक है। 4th नंबर पे हमने क्या करना है, हमने थ्रेड को स्टार्ट कर देना यूजिंग स्टार्ट फंक्शन। अब देखो ये ना एक थ्रेड की लाइफ साइकिल में भी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि जैसे ही थ्रेड का स्टार्ट फंक्शन शुरू होता है, जैसे ही थ्रेड पर हम स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो थ्रेड क्या होगा, वो थ्रेड स्केड्यूलर की क्यू में चला जाएगा। नाउ व्हाट इज स्केड्यूलर, थ्रेड स्केड्यूलर, थ्रेड स्केड्यूलर के पास बेटा एक क्यू होती है, क्यू आपको पता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ क्यू। हम जितने भी थ्रेड्स को डॉट स्टार्ट करके स्टार्ट करेंगे वो सारे थ्रेड्स क्यू में लगते जाएंगे, ठीक है। अभी कोई थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बस वो क्यू में बैठे हैं अपनी टर्न की वेट करने, उनको हम कहते हैं रनेबल स्टेट। सारे थ्रेड्स रनेबल स्टेट में, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, दे आर रेडी टू रन, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं कोई थ्रेड हुआ। फिर जो जेवीएम का स्केड्यूलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उन सब थ्रेड्स में से कोई एक थ्रेड पिक करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब वो कौन सा थ्रेड पिक करेगा, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी पे डिपेंड कर सकता है, या कौन से थ्रेड को रिसोर्स जो चाहिए था वो इस टाइम अवेलेबल है उस पर डिपेंड कर सकता है। सो देयर आर मैनी क्राइटेरियाज कि स्केड्यूलर
सारे थ्रेड्स जो क्यू में वेट कर रहे हैं उनमें से किस थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। चलो अब स्केड्यूलर ने एक थ्रेड को उठा लिया एग्जीक्यूट करने के लिए। अब क्या होगा, उस थ्रेड का रन मेथड चलेगा। तो रन मेथड चलता जाएगा और थ्रेड वो काम करता जाएगा, और जब रन मेथड एग्जिट हो जाएगा तो थ्रेड खत्म हो जाएगा। फिर स्केड्यूलर कोई और थ्रेड उठाएगा रनेबल क्यू में से। ठीक है, सो जो थ्रेड रन हो रहा है वो रनिंग स्टेट में है, लेकिन जो क्यू में बैठे अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं दे आर इन रनेबल स्टेट, रनेबल रनिंग। ठीक है, ओके। द स्टार्ट मैथड रजिस्टर्स द थ्रेड विद द थ्रेड स्केड्यूलर। सो स्टार्ट मैथड से क्या होता है, तो जो थ्रेड है वो थ्रेड स्केड्यूलर के अंदर रजिस्टर हो जाता है, यानी स्केड्यूलर की क्यू में लग जाता है। नोट दैट व्हेन यू कॉल स्टार्ट मैथड, ओके, द स्केड्यूलर माइट बी अ पार्ट ऑफ JVM और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो थ्रेड स्केड्यूलर है, जो थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, वो JVM का भी एक पार्ट हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक पार्ट हो सकता है। The scheduler determines which thread is running on CPU at a given time. So scheduler decide करेगा कि किस thread को अब run करना है और कौन से threads अभी wait करेंगे. Note that when you call start method for a thread object, it does not mean that it will execute immediately. कि हमने थ्रेड को, मैंने थ्रेड T1 नाम का थ्रेड बनाया, मैंने T1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया माई थ्रेड क्लास का, मैं लिखती हूँ T1 डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही T1 डॉट स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि थ्रेड स्केड्यूलर क्यू में लग जाएगा और अपनी टर्न की वेट करेगा, और जब उसकी टर्न आएगी वो तभी एग्जीक्यूट होगा। रादर द स्केड्यूलर प्लेसेस द थ्रेड इन अ क्यू फॉर एग्जीक्यूशन वेयर इट competes फॉर CPU टाइम विद ऑल अदर थ्रेड्स, जहाँ पे वो CPU टाइम के लिए वेट कर रहा है बाकी सब थ्रेड्स के साथ। इवेंचुअली द थ्रेड विल एग्जीक्यूट, एंड व्हेन थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन द अदर रनिंग, द करंटली रनिंग थ्रेड, जो थ्रेड करंटली रनिंग हो रहा है, रिलीजेस द CPU एंड एट द सेम टाइम इट्स रन मैथड विल बी कॉल्ड। और थ्रेड जब रन होगा, कब रन होगा थ्रेड, जब करंटली रनिंग थ्रेड की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, फिर नए थ्रेड की टर्न आ जाएगी, और जैसे ही थ्रेड की टर्न आती है तो उसका रन मैथड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। द न्यू थ्रेड कंटिन्यूज टू रन अंटिल रन मैथड एग्जिट्स, जब तक रन मैथड खत्म नहीं होता। एट विच पॉइंट इट सीजेस टू एग्जिस्ट, जहाँ पे थ्रेड खत्म हो जाता है। रन मेथड खत्म हो गया थ्रेड का, मीन्स वो थ्रेड का काम भी खत्म हो गया, वो थ्रेड भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। मैं आपको क्या करूँगी, अच्छा आपको मैंने बताया था कि एक और तरीका होता है थ्रेड बनाने का, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ठीक है, सो दोनों का एक अलग अलग प्रोग्राम होगा, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। पर मैंने क्या किया है, मैं आपको एक प्रोग्राम करवाऊंगी और उसमें ही हल्की सी चेंजेस होंगी। अगर आपने एक्सटेंड थ्रेड वाला प्रोग्राम लिखना है या इम्प्लीमेंट रनेबल वाला लिखना है, प्रोग्राम दोनों का सेम होगा, हल्की सी चेंजेस होंगी ताकि आपको याद करना ईजी हो जाए। ठीक है, प्रोग्राम को समझना ईजी हो जाए। सो मैं रनेबल इंटरफेस वाले प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करूंगी। अभी मैंने आपको रनेबल इंटरफेस वाला टॉपिक समझाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ पहला तरीका बताया थ्रेड बनाने का, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम करेंगे। ये प्रोग्राम एक्चुअली है थ्रेड बनाने का सेकंड मेथड, बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। मैं इसमें हल्की सी चेंजेस करूंगी। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ठीक है, चलो कैसे। सबसे पहले मैंने अपनी क्लास बनाई माई थ्रेड नाम की और उसको एक्सटेंड करवा लिया थ्रेड क्लास से। ठीक है, मैंने आपको बताया था थ्रेड क्लास को हम बेस मानेंगे और अपनी क्लास को ड्राइव करवा लेंगे। तो इससे क्या होगा, थ्रेड क्लास में जो रन मेथड पड़ा होगा वो हमारी क्लास में भी आ जाएगा। फिर मैंने दो डेटा मेंबर्स लिए, थ्रेड आईडी एंड डिले। ये माई थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, आईडी और डी की वैल्यू आ रही है डिक्लेरेशन के टाइम ऑब्जेक्ट से, और वो थ्रेड आईडी और डिले में स्टोर हो जाएगी। ये हम करेंगे जब हम थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, फिर देखेंगे। उसके बाद रन फंक्शन पड़ा हुआ है। रन फंक्शन क्या काम कर रहा है ये जब मैं एग्जीक्यूशन करवाऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, ओके। जब हमने एक्सटेंड थ्रेड वाला प्रोग्राम लिखना है, दिस वन, तब हमने स्लीप मेथड के साथ थ्रेड वर्ड नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि थ्रेड क्लास ऑलरेडी हम इनहेरिट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे थ्रेड क्लास को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लिखेंगे स्लीप डिले। हाँ, रनेबल इंटरफेस वाला जब करेंगे प्रोग्राम फिर हम पूरा लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप डिले। फाइन, ओके। सो दिस इज़ द प्रोग्राम, सेम वही चीज़ है। और लेट अस स्टार्ट
अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन लिखने के लिए हमने एक सेपरेट क्लास बनाई और क्लास का नाम रख दिया रनेबल थ्रेड डेमो। कोई भी नाम आप रख सकते हो, इसमें मेन फंक्शन पड़ा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फाइन। सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट किया मेन फंक्शन में, मेन थ्रेड स्टार्ट्स। आपको पता है एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो गई, मेन थ्रेड स्टार्ट्स। तो आउटपुट में आ गई मेन थ्रेड स्टार्ट्स, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद हमने अब 3 थ्रेड्स बनाने हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। आप जितने मर्जी बना लो, मैंने 3 थ्रेड्स बनाए इस प्रोग्राम में। और मैं ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगी, ये रनेबल इंटरफेस वाली स्टेटमेंट्स हैं। मैं ये स्टेटमेंट्स लिख के थ्रेड बनाऊंगी, क्योंकि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, एक्सटेंडिंग थ्रेड वाला। तो मैंने क्या किया, माई थ्रेड क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, और क्योंकि माई थ्रेड का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है पैरामीटराइज्ड, तो यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर्स भी पास कर रही हूँ, 1 and 500। चलो देखते हैं। सबसे पहले माई थ्रेड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1। जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी स्पेस मिलती है। तो T1 को किन चीज़ों के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी, T1 को उन चीज़ों के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी जो माई थ्रेड क्लास के डेटा मेंबर्स हैं। सो लेट अस सी माई थ्रेड क्लास के कौन से डेटा मेंबर्स हैं। माई थ्रेड क्लास के 2 डेटा मेंबर्स हैं, थ्रेड आईडी एंड डिले, ठीक है। एंड दोनों इंटीजर टाइप के हैं। सो 4 बाइट्स T1 को थ्रेड आईडी के लिए मिलेंगे एंड 4 बाइट्स T1 को डिले के लिए मिलेंगे। प्लस कंस्ट्रक्टर भी तो कॉल हो रहा है यहाँ पे, पैरामीटराइज वैल्यूज जा रही हैं 1 and 500। सो ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, ये वैल्यूज जाएंगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में इधर। फाइन। आईडी में चला जाएगा 1 और डी में चला जाएगा 500। सो थ्रेड आईडी T1 के थ्रेड आईडी वाला जो उसको मेमोरी स्पेस मिली थी 4 बाइट्स, उसमें क्या चला जाएगा 1, और T1 का जो डिले का मेमोरी स्पेस उसको मिला था उसमें क्या चला जाएगा 500। सो T1 की मेमोरी स्पेस फिल हो गई विद 1 and 500। कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, कंट्रोल वापस मेन में आ गया। मेन की नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है T2, तो सेम वही चीज़ें होंगी। T2 को मेमोरी स्पेस मिलेगी किन चीज़ों के लिए, 4 बाइट्स थ्रेड आईडी के लिए मिलेंगे, 4 बाइट्स डिले के लिए मिलेंगे, प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो T2 के थ्रेड आईडी में 2 चला जाएगा और T2 के डिले में 300 चला जाएगा। थ्रेड आईडी क्लियर हो रहा है ना, इसका हमने थ्रेड नंबर 1 दे दिया, इसको हमने थ्रेड नंबर 2 दे दिया। सिमिलरली T3 डिक्लेयर होगा, T3 को मेमोरी स्पेस मिलेगी, 4 बाइट्स थ्रेड आईडी के लिए मिलेंगे, 4 बाइट्स डिले के लिए मिलेंगे एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 3 और 600 पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चले जाएंगे इधर, जिससे T3 के थ्रेड आईडी में 3 वैल्यू चली जाएगी और T3 के डिले में 600 वैल्यू चली जाएगी। तो अब तक हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए मीन्स ऑब्जेक्ट्स किसके बनाए हैं, माई थ्रेड क्लास के। और माई थ्रेड क्लास थ्रेड क्लास से इनहेरिट हो रही है, इट मीन्स माई थ्रेड क्लास थ्रेड क्लास बन गई। और हमने जो 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये थ्रेड बन गए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स लेकिन ये स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं जो थ्रेड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों थ्रेड्स को स्टार्ट कर देंगे। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट। और मैंने आपको समझाया था कि जब हम स्टार्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं किसी थ्रेड पे, तो वो थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होता, वो थ्रेड जो स्केड्यूलर की क्यू है उसमें लग जाता है, रनेबल क्यू है उसमें लग जाता है। और कौन सा थ्रेड इंप्लीमेंट होगा वो स्केड्यूलर डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। T1 थ्रेड को स्टार्ट किया तो T1 थ्रेड स्केड्यूलर में लग गया, क्यू में लग गया अपनी टर्न की वेट करने के लिए। T2 को स्टार्ट किया तो T2 भी स्केड्यूलर क्यू में लग गया अपनी टर्न की वेट करने के लिए। T3 को स्टार्ट किया तो T3 भी स्केड्यूलर की क्यू में अपनी टर्न की वेट करने के लिए लग गया। अब क्यू में 3 थ्रेड्स हैं, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, क्यू में 4 थ्रेड्स हैं। आप सोच सकते हो चौथा थ्रेड कौन सा है, 4th थ्रेड है मेन थ्रेड। मेन फंक्शन भी तो चल रहा है ना, मेन फंक्शन इज अनदर थ्रेड। सो स्केड्यूलर की क्यू में 4 थ्रेड्स हैं इस टाइम। एक है मेन फंक्शन, अनदर इज T1, देन T2, देन T3। सो स्केड्यूलर की क्यू में 4 थ्रेड्स हैं, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन भी तो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्यू में से ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना। अब स्केड्यूलर की मर्जी है कि वो चारों थ्रेड्स में से किसको पहले एग्जीक्यूट करता है। तो हम आउटपुट से डिसाइड करते हैं कि स्केड्यूलर ने पहले किसको पिक किया होगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस प्रोग्राम को आप सब अपने अपने सिस्टम्स पे एग्जीक्यूट करोगे तो सबकी आउटपुट अलग अलग आएगी। क्यों अलग अलग आएगी, क्योंकि हर सिस्टम के पे स्केड्यूलर अपने तरीके से अपने क्राइटेरिया से डिसाइड करेगा कि चारों में से पहले मैंने किसको इम्प्लीमेंट करवाना है, फिर किसको करवाना है, फिर किसको करवाना है, ठीक है। तो इसलिए सबकी आउटपुट डिफरेंट आएगी,
समझे बात? चलो इस आउटपुट को देख के हम डिसाइड करते हैं कि शेड्यूलर ने इस केस में क्या किया होगा। तो सबसे पहले मेन थ्रेड स्टार्ट आउटपुट तो पहले आ चुकी थी। अब नेक्स्ट आउटपुट क्या आई? मेन थ्रेड इज फिनिश्ड। ये वाली लाइन इट मीन्स शेड्यूलर ने चारों थ्रेड्स में से सबसे पहले मेन थ्रेड को उठाया होगा और मेन थ्रेड को खत्म कर दिया, एग्जीक्यूट, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। को मेन थ्रेड खत्म हो गया, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। सो क्यू में से मेन थ्रेड निकल गया। अब क्यू में 3 थ्रेड्स रह गए, T1, T2 एंड T3। फिर शेड्यूलर ने T1 उठाया होगा, ठीक है। सो और अब मैंने आपको बताया था ना, किसी थ्रेड को चलाने का मतलब क्या है? उस थ्रेड का रन फंक्शन चलाना। तो अब थ्रेड 1 का रन फंक्शन चलना शुरू हो गया क्योंकि शेड्यूलर ने थ्रेड 1 को पिक किया एग्जीक्यूशन के लिए। तो थ्रेड 1 का रन फंक्शन देखते हैं कैसे चलेगा। नाउ दिस इज द रन फंक्शन। रन फंक्शन में लूप लगी हुई है आई की 0 से लेके <5 मीन्स 4 तक, ठीक है। सो इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, यानी 5 आइट्रेशंस हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देयर आर 5 आइट्रेशंस, फाइन। पहले आई की वैल्यू 0, ठीक है। मैसेज क्या प्रिंट हुआ? थ्रेड आईडी, T1 का थ्रेड आईडी कितना है? 1 इज रनिंग। तो स्टेटमेंट क्या बन गई? थ्रेड 1 इज रनिंग। तो यही आउटपुट आई हमारी, थ्रेड 1 इज रनिंग, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक में ना हमने स्लीप फंक्शन लगाया और हमने T1 को स्लीप मोड में डाल दिया। नाउ दिस इज अ न्यू फंक्शन फॉर यू, स्लीप फंक्शन। स्लीप फंक्शन क्या करता है? अब देखो T1 का डिले कितना था? जब हमने T1 को डिक्लेयर किया था उस टाइम पे हमने T1 को कितनी वैल्यू दी थी डिले की? 500। T1 का डिले था 500 वैल्यू चली गई थी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिले में। तो T1 का डिले कितना है? 500। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद T1 500 नैनो सेकेंड्स के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा। किसी थ्रेड का स्लीप मोड में जाने का मतलब है कि वो थ्रेड अब कुछ काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है 500 नैनो सेकेंड्स के लिए, डूइंग नथिंग, जस्ट वेटिंग कि 500 नैनो सेकेंड्स कब कंप्लीट होते हैं। तो जैसे ही थ्रेड को हमने स्लीप मोड में डाल दिया तो वो थ्रेड रनिंग स्टेट छोड़ के फिर से क्यू में लग जाएगा और 500 नैनो सेकेंड्स के लिए क्यू में लगा रहेगा, अपनी टर्न की वेट करेगा। 500 नैनो सेकेंड्स के बाद फिर वो अपनी टर्न की वेट करना शुरू कर देगा। 500 नैनो सेकेंड्स के लिए वो कुछ नहीं करेगा, जस्ट क्यू में लग गया, टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये T1 थ्रेड स्लीप मोड में गया तो ये शेड्यूलर की क्यू में फिर से चला गया, अब कोई थ्रेड रन नहीं हो रहा, ठीक है। अब शेड्यूलर ने किस थ्रेड को उठाया होगा? हमारी आउटपुट बताती है कि शेड्यूलर ने सेकंड थ्रेड को उठाया होगा। तो जैसे सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ यानी सेकंड थ्रेड का भी रन फंक्शन चलना शुरू हुआ। तो सेकंड थ्रेड के लिए हम रन फंक्शन चलाते हैं। सेकंड थ्रेड के लिए इनिशियली आई की वैल्यू 0 और मैसेज क्या आएगा? थ्रेड, सेकंड थ्रेड का थ्रेड आईडी इज 2 इज रनिंग, थ्रेड 2 इज रनिंग। तो आउटपुट आ गई ना, थ्रेड 2 इज रनिंग, फाइन। और थ्रेड 2 को भी हमने उसने स्लीप में डाल दिया। थ्रेड 2 का डिले कितना था? जब हमने थ्रेड 2 को डिक्लेयर किया था तो थ्रेड 2 का डिले वॉज 300। तो थ्रेड 2 300 नैनो सेकेंड्स के लिए जो रनेबल क्यू है जहाँ पे थ्रेड्स अपनी टर्न की वेट करते हैं उसमें चली गई। 300 नैनो सेकेंड्स के लिए थ्रेड 2 कुछ नहीं करेगी। 300 नैनो सेकेंड्स के बाद वो फिर से अपनी टर्न की वेट करना शुरू होगी, यानी एग्जीक्यूट नहीं, अपनी टर्न की वेट, ठीक है। अब दोनों थ्रेड्स जो हैं स्लीप मोड में चले गए, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो शेड्यूलर थ्रेड 3 उठाएगा, अब थ्रेड 3 ही बचा, मेन तो पहले ही फिनिश हो गया था। और थ्रेड 1 थ्रेड 2 जो है वो स्लीप मोड में है। सो मेन फंक्शन ने थ्रेड 3 उठाया और थ्रेड 3 को रन करना शुरू किया, ठीक है। सो जब थ्रेड 3 रन होना शुरू हुआ उसका रन फंक्शन चला, उसके लिए भी आई की वैल्यू 0 है और मैसेज क्या आया? थ्रेड 3 इज रनिंग। और थ्रेड 3 भी डिले में, स्लीप में चला गया। उसकी कितनी डिले दी थी हमने? 600 नैनो सेकेंड्स। सो थ्रेड 3 600 नैनो सेकेंड्स के लिए वो भी डिले मोड में चला गया। मीनवाइल जो थ्रेड्स पहले स्लीप मोड में गए थे, 2 का डिले कम था तो 2 पहले फ्री हो गया, 2 की स्लीप पहले ख़त्म हो गई। तो फिर जो शेड्यूलर उसने थ्रेड 2 को उठाया होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। हर थ्रेड 5 आइट्रेशंस चलकर गया होगा, हर थ्रेड की 5 आइट्रेशंस गई होंगी। तो देखो, सो थ्रेड 1 भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड 2, थ्रेड 3, बिकॉज आई की लूप 5 टाइम्स चल रही है, ठीक है। सो सी थ्रेड 1 इज रनिंग 1 2 3 4 5 एंड जो 6 स्टेटमेंट है उसमें चेंजेस आएंगे, इसमें फिनिश्ड आएगा। ये एक्चुअली क्या है कि जब 5 टाइम्स फॉर की लूप इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है, थ्रेड 1 इज़ रनिंग, थ्रेड 1 इज़ रनिंग 5 टाइम्स, आइट्रेशन 0 से लेके 4 तक 5 टाइम्स चल गई। फॉर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फॉर इधर ख़त्म हो रहा है, इधर।
तो जैसे ही फॉर से बाहर आ जाता है कंट्रोल आफ्टर 5 आइट्रेशंस, तो लास्ट स्टेटमेंट आ जाती है थ्रेड 1 इज फिनिश्ड। ठीक है, तो जो 6 स्टेटमेंट है तीनों थ्रेड्स की वो फिनिश्ड वाली होगी, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ थ्रेड इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग थ्रेड क्लास बाय इनहेरिटिंग थ्रेड क्लास इन आर बेस इन आर ओन क्लास। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और आप उनको एज ए थियोरी लिख सकते हो। The following points should be remembered while creating and running threads. You can invoke start method only once for each thread. हर thread के लिए आप एक बार ही start लगा सकते हो। T1 dot start या T2 dot start या T3 dot start आप एक बार ही कर सकते हो। If you try to invoke the start method again, an illegal thread state exception will be raised. ठीक है? Second is यू कैनॉट कंट्रोल द JVM थ्रेड स्केड्यूलर। हम JVM के थ्रेड स्केड्यूलर को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करे किसको बाद में करे, वो स्केड्यूलर की अपनी मर्जी है। द थ्रेड स्केड्यूलर डिसाइड्स हु इट विल रन आना चाहिए एंड फॉर हाउ लॉन्ग, हु इट will run and for how long, and where the thread go when the scheduler decides to kick them out of the current running state। कि स्केड्यूलर ने डिसाइड करना है कि किस थ्रेड को रन करना है और कितनी देर तक करना है और कब उसको रनेबल स्टेट में फिर से शिफ्ट कर देना है। इट इज़ असेंशियल टू डिक्लेयर रन मेथड टू बी पब्लिक, अदरवाइज द कंपाइलर विल जनरेट दिस एरर। जो हमने रन मेथड बनाया था उसको पब्लिक डिक्लेयर करना है यहाँ पर, पब्लिक वाइड रन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने आपको एक बात बतानी थी कि ये जो स्लीप फंक्शन है इसको मैंने ट्राई कैच में क्यों लगाया। स्लीप फंक्शन को ट्राई कैच में इसलिए लगाया क्योंकि स्लीप फंक्शन कई बार एक्सेप्शन रेज कर देता है जब उस थ्रेड को कोई और थ्रेड इंटरप्ट कर रहा हो। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसलिए स्लीप फंक्शन को बेटर होता है कि ट्राई ब्लॉक में डालो और कैच में उसको हैंडल कर लो और उसकी डिस्क्रिप्शन को प्रिंट स्टैक ट्रे से प्रिंट करवा लो। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन इसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया था जब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी। मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये कब रेज होती है? व्हेन वन थ्रेड हैज़ बीन इंटरप्टेड बाय अनदर। जब एक थ्रेड स्लीप मोड में है लेकिन दूसरा थ्रेड उसको इंटरप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाती है। इसलिए स्लीप मेथड को बेटर होता है कि हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में डालो और उसके एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लें। फाइन। So this was all about how to create a thread or how to implement multi-threading by extending thread class। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड भी है थ्रेड बनाने का by implementing runnable interface। अब हम उसकी तरफ आते हैं। So next way is creating thread using runnable interface। रनेबल इंटरफेस एक इंटरफेस है जो java.lang पैकेज में पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे थ्रेड क्लास java.lang पैकेज में है वैसे ही रनेबल इंटरफेस भी java.lang पैकेज का एक पार्ट है, बट दैट इज़ एन इंटरफेस। आपको इंटरफेसेस मैंने करवाए हैं। इंटरफेस वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लास होती है जिसके सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मींस उसमें जितने मेथड्स हैं उनमें किसी की बॉडी हम डिफाइन नहीं करते या उनके डेफिनेशंस नहीं देते। तो उनकी डेफिनेशंस कौन देता है? उनकी डेफिनेशंस वो क्लासेस देती हैं जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, यानी उनकी ड्राइव्ड क्लासेस देती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो लेट अस सी कि रनेबल इंटरफेस से हम कैसे थ्रेड बना सकते हैं। सो अनदर वे टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा इज़ टू डिफाइन अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। ठीक है, रनेबल आपको पता है इंटरफेसेस के साथ हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं और इनहेरिटेंस में क्लास के साथ हम एक्सटेंस कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा थ्रेड वाला मेथड फेल हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जो पहला मेथड था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमने थ्रेड क्लास को बेस मान के अपनी क्लास को ड्राइव बना लिया। ठीक है, सपोज करो जो हमारी क्लास थी माई थ्रेड क्लास जो हमने बनाई थी वो ऑलरेडी किसी और क्लास से इनहेरिट हो रही है, XYZ क्लास से वो इनहेरिट हो रही है हमारी माई थ्रेड क्लास, लेट अस सपोज। ठीक है, और हम उसको थ्रेड भी बनाना चाहते हैं तो हमें थ्रेड से तो इनहेरिट करवाना ही पड़ेगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई कि वो जो क्लास है मेरी माई थ्रेड वो XYZ से भी इनहेरिट हो रही है और थ्रेड क्लास से भी इनहेरिट हो रही है और मल्टी थ्रेडिंग जावा ऐसे सपोर्ट करता नहीं है।
तो इसीलिए ये जो थ्रेड वाला तरीका है थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग करने का, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने वाला जो मेथड है वो फेल हो जाता है अगर हमारी जो क्लास है वो ऑलरेडी ड्राइव्ड क्लास है किसी और बेस क्लास से। क्योंकि नहीं तो फिर वो क्या होगा, उसके दो पेरेंट क्लासेस बन जाएंगे, एक जो पिछली क्लास है XYZ और एक थ्रेड क्लास, और ऐसा जावा सपोर्ट नहीं करती। तो उस केस में हम रनेबल इंटरफेस यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरी इस लाइन को दोबारा सुनो ताकि आपको एक लाइन क्लियर हो जाए कि ये थ्रेड क्लास वाला मेथड कब फेल होता है। सो आई रीड ऑल्सो, द प्रीवियस टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास डज नॉट वर्क व्हेन यू वांट अ क्लास दैट एक्सटेंड्स अनदर क्लास। जब वो क्लास किसी और क्लास से भी ड्राइव हो रही है एंड कैन ऑल्सो बी रन एज अ थ्रेड, और हमें थ्रेड को भी इनहेरिट करवाना है और वो XYZ क्लास से भी इनहेरिट हो रही है, तो उस केस में ये वाला मेथड फेल हो जाता है। दिस इज बिकॉज जावा सपोर्ट्स ओनली सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा इस तरह सपोर्ट नहीं करता एंड डज नॉट अलाउ अ क्लास टू एक्सटेंड मोर देन वन क्लासेस। ठीक है, हम इस तरह नहीं लिख सकते क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स XYZ कॉमा थ्रेड, ये जावा में हम नहीं लिख सकते। ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में इंटरफेसेस में समझा चुकी हूँ। ठीक है, सो इन सच अ केस इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, तो इस केस में हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए। द रनेबल इंटरफेस डिक्लेयर्स ओनली वन मेथड रन दैट कंटेन्स द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द थ्रेड इज स्टार्टेड। बाकी कंसेप्ट वही है कि रनेबल इंटरफेस में भी रन फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पड़ा हुआ है रन नाम का, और जब हम अपनी क्लास को इनहेरिट इम्प्लीमेंट करवाएंगे रनेबल इंटरफेस से तो हम रन की कोडिंग देंगे, और रन की कोडिंग में वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे जो हम चाहते हैं हमारा थ्रेड करे। ठीक है, therefore if you define a class that implements a runnable interface then it must implement the run method also। तो वो run method को भी implement करे, of course वो करेगा because multithreading तभी होगी, हम thread की कोडिंग को run function में ही देते हैं। ठीक है, सो इसका प्रोग्राम सेम वही प्रोग्राम जो हमने अभी डिस्कस किया था और कुछ चेंजेस। पहले चेंज यहाँ पे आएगा, क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल लिखेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड नहीं। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स का आई छोटा, रनेबल का आर बिग। ठीक है, रनेबल क्लियर हो गया ना, दैट इज एन इंटरफेस और ये जावा डॉट लैंग पैकेज का इंटरफेस है। उसके बाद थ्रेड आईडी नाम का एक डेटा मेंबर, एक डिले नाम का, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। देन माई थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है सेम। ओके, देन रन फंक्शन है, रन फंक्शन ऑलरेडी आप समझ भी चुके हो पिछले प्रोग्राम में, है ना। और इसमें हम लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप डिले। इसमें हमने थ्रेड लिखना है, क्यों? क्योंकि इसमें थ्रेड से हम इनहेरिट नहीं करवा रहे, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि स्लीप फंक्शन जो थ्रेड क्लास का है उसको हमने यूज़ करना है, बिकॉज स्लीप फंक्शन थ्रेड क्लास का एक पार्ट है। जैसे रन फंक्शन था थ्रेड क्लास में, वैसे स्लीप फंक्शन भी थ्रेड क्लास का ही एक पार्ट है। ठीक है, थ्रेड क्लास का ही एक मेथड है। सो स्लीप यूज़ करने के लिए हमें थ्रेड डॉट यहाँ लिखना पड़ेगा। उसमें हमने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज उसमें हम थ्रेड से इनहेरिटेंस करवा रहे हैं और थ्रेड के फंक्शंस अपने आप ही हमारी क्लास में आ गए, तो हमें थ्रेड डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं थी जब हमने एक्सटेंस थ्रेड किया था। पर यहाँ हम इम्प्लीमेंट्स रनेबल कर रहे हैं तो हमें थ्रेड डॉट मैंशन करना पड़ेगा कि वो स्लीप फंक्शन जो थ्रेड क्लास का है। ठीक है, ओके, सो द प्रोग्राम इज दिस। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रनेबल आ जाएगा, यहाँ पे थ्रेड डॉट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बनाने का या थ्रेड डिक्लेयर करने का तरीका बदल जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, तो मेन से स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन लिखने के लिए हमने एक सेपरेट क्लास बनाई, आप कोई भी नाम दे दो क्लास का। ठीक है, देन सबसे पहले स्टेट आउटपुट क्या प्रिंट हुआ? मेन थ्रेड स्टार्ट्स, तो आउटपुट प्रिंट हो गई मेन थ्रेड स्टार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करवा रहे, तो ऑब्जेक्ट या थ्रेड डिक्लेयर करने का मेथड हल्का सा डिफरेंट है। कैसे है? माई थ्रेड के हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं माई थ्रेड क्लास के, R1 R2 R3, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स भेज दिए 1 500 2 300 3 600। तो इससे क्या हुआ, जो R1 है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये थ्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये माई थ्रेड क्लास का, ये जो हमने बनाई है। माई थ्रेड इज यूजर डिफाइंड क्लास, हमने बनाई है ये वाली क्लास माई थ्रेड, दिस वन। और थ्रेड वो होगा जो ऑब्जेक्ट क्लास, जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रेड कहेंगे, ये अभी ऑब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है, सो R1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, R1 को मेमोरी स्पेस मिली, 4 बाइट्स थ्रेड आईडी के लिए मिले, 4 बाइट्स डिले के लिए मिले। उसके थ्रेड आईडी में 1 चला गया, डिले में 500 चला गया। मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम को पहले अभी कर चुके हैं। देन R2 डिक्लेयर हुआ, R2 को 4 बाइट्स थ्रेड आईडी, 4 बाइट्स डिले, R2 के थ्रेड आईडी में 2 चला गया, R2 के डिले में 300 चला गया। देन R3 डिक्लेयर हुआ, R3 के थ्रेड आईडी में 3, R3 के डिले में 600।
अब हमने 3 थ्रेड्स बनाए T1, T2, T3 और उसमें थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को ये ऑब्जेक्ट्स पास करवाए। ठीक है, तो इस तरह हमारी 6 स्टेटमेंट्स लग गई। अगर हम माई थ्रेड से एक्सटेंड करवाते थे तो 3 स्टेटमेंट्स में ही काम हो जाता था, क्योंकि ये जो माई थ्रेड है ये थ्रेड क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो इसी से ही हम जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यही थ्रेड होंगे, यही थ्रेड बन गए सीधे, क्योंकि ये माई थ्रेड क्लास से इनहेरिट हो रही है। ठीक है, पर यहाँ पर माई थ्रेड क्लास से इनहेरिट नहीं हो रही, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, तो इसीलिए हमें थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और इसमें इन ऑब्जेक्ट्स को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब हमारे 3 थ्रेड्स रेडी हो गए, T1, T2, T3। फिर हमने तीनों को स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया था स्टार्ट फंक्शन से क्या होता है, तीनों थ्रेड्स रनेबल क्यू, जो वो क्यू है जिसमें थ्रेड्स अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं, दे आर रेडी टू रन, रनेबल स्टेट में हैं, वहाँ पे चले जाएंगे तीनों थ्रेड्स। प्लस एक और थ्रेड वहाँ पे पहले से पड़ा हुआ, दैट इज़ मेन थ्रेड, क्योंकि वो चल रहा है इस टाइम, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो क्यू में 4 थ्रेड्स हैं, मेन थ्रेड, T1, T2 एंड T3। अब ये स्केड्यूलर की मर्जी है किसको पहले उठाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारी आउटपुट क्या बताती है कि स्केड्यूलर ने पहले मेन थ्रेड को उठाया होगा, इसीलिए मेन थ्रेड इज़ फिनिश्ड, मेन थ्रेड खत्म हो गया, मेन थ्रेड की लास्ट आउटपुट आ गई, मेन थ्रेड क्यू से बाहर चला गया बिकॉज उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। अब 3 थ्रेड्स रह गए क्यू में, T1, T2, T3। तो पहले थ्रेड T1 को उठाया, T1 इज़ रनिंग मैसेज आया। ठीक है, थ्रेड T1 को उठाया तो T1 का रन फंक्शन चला, रन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। रन फंक्शन में आई की वैल्यू, ये मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से 4 तक जा रही है। इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, तो मैसेज क्या प्रिंट हुआ, थ्रेड 1, थ्रेड ID 1 है ना, पहले थ्रेड का इज़ रनिंग, सो थ्रेड 1 इज़ रनिंग, आउटपुट आ गई। ठीक है, और थ्रेड 1 स्लीप मोड में चला गया, कितने टाइम के लिए, जितना हमने उसको डिले दिया था, हमने कितना डिले मेंशन किया था, 500। सो T1 जो है 500 नैनो सेकेंड्स के लिए डिले में चला गया। मीनवाइल अब क्यू में T2 और T3 रह गए, तो स्केड्यूलर ने सबसे पहले T2 को उठाया होगा। ठीक है, तो T2 इज़ रनिंग आ गया, T2 डिले में चला गया, स्लीप में चला गया फॉर 300 नैनो सेकेंड्स। अब T3 रह गया, तो T3 की टर्न आ गई, T3 ने एक आइट्रेशन परफॉर्म की, मैसेज आया थ्रेड 3 इज़ रनिंग। अभी सबकी एक एक आइट्रेशन परफॉर्म हुई है, आई की वैल्यू 0। ठीक है, और T3 भी स्लीप मोड में चला गया फॉर 600 नैनो सेकेंड्स। मीनवाइल T2 का स्लीप मोड फिनिश हो गया, क्योंकि इसका 300 था, तो स्केड्यूलर ने T2 उठाया, फिर T1 का ख़त्म हो गया, देन T3। सो इस तरह थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और फिर से वही बात, हर थ्रेड 5 आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा। सो थ्रेड 1 इज़ रनिंग भी 5 टाइम्स आया है, 2 इज़ रनिंग एंड 3 इज़ रनिंग, ये सब 5 टाइम्स आए हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 आइट्रेशन, यहाँ इस स्टेटमेंट के बाद थ्रेड 1 की आइट्रेशंस परफॉर्म हो गई, थ्रेड 1 फॉर की लूप से बाहर आ गया, और थ्रेड 1 की लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी, थ्रेड 1 इज़ फिनिश्ड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। ये जो फॉर लूप के बाहर है, फॉर लूप यहाँ पे फिनिश हो गई, ये फॉर लूप के बाहर स्टेटमेंट है। इसी तरह थ्रेड 2 भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 5, और 6th आइट्रेशन में वो फिनिश हो गया। सिमिलरली थ्रेड 3 1 2 3 4 5, और 6th आइट्रेशन में, 6th आइट्रेशन नहीं मीन्स 5 आइट्रेशन के बाद थ्रेड 3 फिनिश हो गया। सो सारे थ्रेड्स फिनिश हो गए, तो हमारा प्रोग्राम भी फिनिश हो गया। सो दिस वॉज कि हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके थ्रेड कैसे बना सकते हैं, और ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारी क्लास जो है माई थ्रेड क्लास ऑलरेडी किसी और बेस क्लास से ड्राइव हो रही है। तो 2 बेस क्लासेस तो ड्राइव हो नहीं सकती, ठीक है, तो इसलिए हम रनेबल इंटरफेस यूज़ करेंगे। फाइन, सो वी कंक्लूड कि कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नंबर 1, डिफाइन अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। ठीक है, नंबर 2, उसका रन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करो। नंबर 3, जो हमने क्लास बनाई है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे R1 R2 R3। और नंबर 4, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या थ्रेड बनाओ, और उसके कंस्ट्रक्टर में ये जो हमने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको भेज दो, जैसे हमने यहाँ बनाया था थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स यानी थ्रेड्स बनाए थे, और R1 R2 R3 एज अ पैरामीटर थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने सेंड किया था। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स और हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने दोनों तरीके मेंशन करने हैं, दोनों की थ्योरी लिखनी है और दोनों के प्रोग्राम्स लिखने हैं, चाहे वो सेम है लेकिन आपने 2 बार लिखने हैं उनके चेंजेस करके, जो भी जहाँ पर भी चेंजेस हैं। फाइन, और जो मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए हैं,
ये दोनों मेथड्स मैंने सूद की बुक से नहीं किए, ये मैंने अनुराग और अंशुमन की बुक जो जावा की है वहाँ से लिए, थियोरी भी और इनके प्रोग्राम्स भी, तो मैं इनके आपको नोट्स दे दूँगी। फाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। लाइफ साइकिल में हम क्या स्टडी करेंगे? वील स्टडी कि थ्रेड के शुरू होने से लेकर, यानी थ्रेड के क्रिएशन से लेकर थ्रेड के डेड होने तक वो कौन सी स्टेजेस में जाता है। व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस और स्टेजेस और स्टेट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो ऊपर वाली थ्योरी में अभी नहीं करवाती, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 स्टेट्स। 4 मेन स्टेट्स होती हैं लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड की, या थ्रेड अपनी लाइफ में 4 स्टेजेस के थ्रू पास करता है। द फर्स्ट वन इज रनेबल, देन रनिंग स्टेट, देन डेड स्टेट, एंड वन इज़ नॉन रनेबल स्टेट। ये बहुत जो बड़ा सारा बॉक्स है, ये सारा नॉन रनेबल स्टेट है। इसमें फिर फर्दर स्टेट्स हैं। फाइन। सो देर आर 4 स्टेट्स: रनेबल, रनिंग, वेटिंग, ब्लॉक्ड और स्लीपिंग, जिसको नॉन रनेबल स्टेट कहते हैं, एंड डेड स्टेट। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये सब कैसे चलता है, थ्रेड कैसे और कौन सी स्टेज में जाता है ना। सबसे पहले जब हमने थ्रेड को, एक नया थ्रेड क्रिएट किया, कैसे किया? जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो थ्रेड बन गया, तो हमने न्यू थ्रेड क्रिएट किया यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने T1 नाम का थ्रेड बनाया, देन आई विल राइट T1 डॉट स्टार्ट। अब जैसे मैंने थ्रेड को स्टार्ट किया तो देखो क्या होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आई हैव 4 थ्रेड्स, मेरे पास 4 थ्रेड्स हैं, T1, T2, T3, T4। मैंने 4 थ्रेड्स क्रिएट किए, ठीक है, और मैंने चारों थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होता है, जैसे ही हम थ्रेड पर स्टार्ट फंक्शन चलाते हैं, तो क्या होता है कि वो सारे थ्रेड्स जो होते हैं ना, वो एक क्यू में चले जाते हैं। उस क्यू को कहते हैं रनेबल क्यू, क्यू ऑफ रनेबल थ्रेड्स। ठीक है। जैसे ही थ्रेड पर हम स्टार्ट फंक्शन चलाते हैं, वो सारे थ्रेड्स एक क्यू में चले जाते हैं। दैट क्यू इज नोन एज क्यू ऑफ रनेबल थ्रेड्स। रनेबल थ्रेड्स वो थ्रेड्स हैं विच आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहे वो थ्रेड्स, लेकिन दे आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। वो रन होने के लिए रेडी हैं, वो क्यू में अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। उन थ्रेड्स को कहते हैं रनेबल थ्रेड्स। ठीक है। अब बहुत सारे रनेबल थ्रेड्स क्यू में बैठे हैं, अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं कि कब सीपीयू आके उनको स्टार्ट करेगा या रन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। अब सीपीयू ने क्या किया? सीपीयू ने सारे थ्रेड्स में से किसी एक थ्रेड को सिलेक्ट किया, डिपेंडिंग ऑन मैनी क्राइटेरिया, थ्रेड की प्रायोरिटी, या उस टाइम किस थ्रेड की टर्न है, या कौन से थ्रेड का रिसोर्स अब अवेलेबल है। सो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिससे जेवीएम ने रनेबल क्यू वाली थ्रेड्स में से एक थ्रेड को सिलेक्ट कर लिया, और वो थ्रेड फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और उसे कहते हैं, वो हम कहेंगे कि वो रनिंग स्टेट में आ गया। सो बहुत सारे थ्रेड्स में से एक थ्रेड सिलेक्ट होता है, बहुत सारे थ्रेड्स रनेबल स्टेट में हैं, उनमें से एक थ्रेड सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड बाय द स्केड्यूलर। स्केड्यूलर ने एक थ्रेड सिलेक्ट किया और वो रनिंग स्टेट में आ गया। अब थ्रेड का रनिंग स्टेट में आने का क्या मतलब है? कि उस थ्रेड का रन फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। हमने देखा था ना, हर थ्रेड क्लास में एक रन फंक्शन होता है। तो जौन सा थ्रेड सीपीयू रन कर रहा है, इस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, उस थ्रेड का रन फंक्शन चलेगा। थ्रेड का एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है? आई रिपीट, कि उस थ्रेड के लिए रन फंक्शन चलेगा, उस थ्रेड का रन फंक्शन चलेगा। ठीक है। तो वो थ्रेड रनिंग स्टेट में है और बाकी सब रनेबल में बैठे हुए हैं, अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो रनिंग थ्रेड है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसका रन फंक्शन चल रहा है, अब या तो वो थ्रेड अपनी पूरी मीन्स एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले और डेड स्टेट में आ जाए। डेड स्टेट मीन्स द थ्रेड हैज़ कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, और थ्रेड अब कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, उसकी आउटपुट प्रॉपरली आ गई है, अब थ्रेड डेड स्टेट में चला जाएगा। या फिर रनेबल क्यू से भी थ्रेड डेड स्टेट में सीधा जा सकता है अगर उस थ्रेड की ज़रूरत ही नहीं अब, या उसको टर्मिनेट कर दिया है। फाइन। जो थ्रेड रन हुए बिना ही डेड में आ गया, बहुत रेयर होगा ऐसा थ्रेड। थ्रेड्स रनेबल स्टेट से रनिंग स्टेट में जाते हैं, कैसे गए? दैट थ्रेड वॉज सेलेक्टेड बाय द स्केड्यूलर फॉर एग्जीक्यूशन,
और जब थ्रेड ने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, इट गोज़ टू डेड स्टेट। डेड स्टेट पे थ्रेड डेड है, दैट इज़ नॉट अलाइव, अलाइव नहीं है। डेड थ्रेड को हम दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार थ्रेड डेड हो गया तो उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म, उसको हम दोबारा डॉट स्टार्ट फंक्शन से स्टार्ट नहीं कर सकते, रन टाइम एरर आएगी। ठीक है, चलो ये तो मैंने इस तरह समझा दिया आपको, रनेबल से रनिंग में गया और जब पूरा इम्प्लीमेंट हो गया तो वो डेड हो गया। अब बेटा जब थ्रेड रन हो रहा है ना, तो रनिंग के टाइम पे थ्रेड पर बहुत सारे फंक्शंस चल सकते हैं या थ्रेड जो है नॉन रनेबल स्टेट्स में जा सकता है ड्यू टू मैनी कंडीशंस। अब हमने वो स्टडी करनी है। एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, सपोज उस थ्रेड को यूज़र से इनपुट आउटपुट चाहिए, तो क्या सीपीयू इनपुट आउटपुट की वेट करता रहेगा? नो। व्हाट सीपीयू विल डू, सीपीयू विल पुट दैट थ्रेड इनटू ब्लॉक्ड स्टेट, क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, उस थ्रेड को ब्लॉक स्टेट में डाल देगा और मीनवाइल कोई और थ्रेड रनेबल स्टेट में से सिलेक्ट कर लेगा रन करने के लिए, क्योंकि सीपीयू ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और जब उस थ्रेड को इनपुट आउटपुट मिल जाएगी, व्हेन द इनपुट आउटपुट इज कंप्लीटेड, तो वो थ्रेड दोबारा रनेबल स्टेट में चला जाएगा, यानी क्यू में चला जाएगा और फिर से अपनी टर्न की वेट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? रनिंग थ्रेड को इनपुट आउटपुट चाहिए था, तो क्योंकि सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो, वो थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया बिकॉज इट नीड्स इनपुट आउटपुट। एंड मीनवाइल सीपीयू ने या आपको जेवीएम के स्केड्यूलर ने क्या किया, रनेबल क्यू में से एक थ्रेड को रन करना शुरू कर दिया। रन स्टेट में हमेशा एक ही थ्रेड होगा एट अ टाइम। रनेबल स्टेट्स में आपको समझ लग गई है कि बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं क्यू में, लेकिन रन एक टाइम पे एक ही हो रहा होगा। ठीक है, और जो थ्रेड ब्लॉक्ड हुआ था दैट वाज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट, जब उसकी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगी तो वो थ्रेड दोबारा रनिंग नहीं होगा, वो थ्रेड रनेबल क्यू में जाएगा, यानी फिर से वेट करेगा अपनी टर्न की। ठीक है, और जब स्केड्यूलर उसको फिर से सिलेक्ट करेगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी। अभी वो सीधा रनेबल स्टेट में जाएगा, दैट इज़ रेडी टू रन, वेटिंग फॉर इट्स टर्न। फाइन, ओके, ये तो मैंने ये वाला आपको समझाया था पाथ। एक और पाथ है, रनिंग थ्रेड ना स्लीप मोड में जा सकता है यूजिंग अ फंक्शन स्लीप। हमने पीछे एक प्रोग्राम में किया था, हमने थ्रेड को स्लीप करवा दिया था फॉर सम टाइम इंटरवल। तो अगर हमने थ्रेड पे स्लीप फंक्शन चला दिया तो वो थ्रेड स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा, एंड मीनवाइल जेवीएम का स्केड्यूलर एक न्यू थ्रेड पिक कर लेगा रनेबल क्यू से रन करने के लिए, बिकॉज जो रन हो रहा था करंटली वो तो स्लीप मोड में चला गया। तो अब स्केड्यूलर फ्री है, तो स्केड्यूलर ने क्या किया, कोई और थ्रेड को सिलेक्ट कर लिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन या फॉर एग्जीक्यूशन। और जो थ्रेड स्लीप मोड में है वो स्लीप मोड से कब बाहर आएगा, वो स्लीप मोड से बुक में लिखा हुआ है कि एक ही रीज़न से बाहर आएगा, जब वो टाइम आउट होगा, जब उसका जिस टाइम के लिए हमने उसको स्लीप करवाया है, जब वो टाइम फिनिश हो जाएगा तो वो थ्रेड फिर से रनेबल स्टेट में चला जाएगा। लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एक इंटरप्ट फंक्शन भी होता है। इंटरप्ट फंक्शन से हम स्लीपिंग थ्रेड को उसका टाइम आउट होने से पहले ही रनेबल में डाल सकते हैं। लाइक सपोज थ्रेड को हमने 500 नैनो सेकेंड्स के लिए स्लीप मोड में डाल दिया, लेकिन हमने 300 नैनो सेकेंड्स के बाद इंटरप्ट फंक्शन चला दिया उस थ्रेड पे, तो वो बाकी 200 नैनो सेकेंड्स के लिए स्लीप नहीं जाएगा, वो वहीं से रनेबल में चला जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू 2 रीजंस द स्लीपिंग थ्रेड मूव्स फ्रॉम नॉन रनेबल स्टेट टू रनेबल स्टेट। पहली कंडीशन जब उसका टाइम आउट हो जाएगा, यानी उसका स्लीपिंग टाइम सारा फिनिश हो जाएगा, और दूसरा जब उस पर इंटरप्ट फंक्शन चलेगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो स्लीपिंग थ्रेड विल मूव टू रनेबल स्टेट। फाइन, अब अगेन ये स्लीपिंग थ्रेड रनेबल स्टेट में जाएगा, रनिंग में नहीं जाएगा, यानी वो फिर से अपनी टर्न की वेट करेगा। दैट हैज़ बीन मूव टू द क्यू ऑफ दोज थ्रेड्स विच आर वेटिंग फॉर इट्स टर्न, फॉर देयर टर्न। और जब जेवीएम का स्केड्यूलर उसको सिलेक्ट करेगा, ओनली देन वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। फाइन, ओके, तो मैंने एक आपको ये पाथ समझा दिया इनपुट आउटपुट वाला, एक स्लीप और टाइम आउट वाला पाथ समझा दिया। एक और रीज़न होता है थ्रेड रनिंग से नॉन रनेबल स्टेट में जाने का, वो रीज़न है वेट। एक और फंक्शन होता है, उसे कहते हैं वेट। ये सब फंक्शंस हमने आगे पढ़ने हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वेट फंक्शन जब चलता है एग्जीक्यूटेबल थ्रेड पे, जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर जब वेट फंक्शन चलता है तो वो थ्रेड वेटिंग कंडीशन में चला जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रनेबल स्टेट्स। ठीक है, वेट क्यों करवाया, क्योंकि थ्रेड को कुछ चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए या कोई रिसोर्स चाहिए, वो अब इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हमने थ्रेड पे वेट फंक्शन चला दिया तो थ्रेड वेटिंग स्टेट में चला गया।
अब थ्रेड वेटिंग स्टेट में कब तक है, जब तक उस थ्रेड पर नोटिफाई फंक्शन नहीं चलता। ये हमने पढ़ने हैं, वेट एंड नोटिफाई। ये एक पेयर होता है, वेट एंड नोटिफाई। नोटिफाई की जगह एक नोटिफाई ऑल भी होता है। नोटिफाई फंक्शन ने क्या किया, वेटिंग थ्रेड को फिर से रनेबल में डाल दिया। ठीक है, अब फिर से वही बात, वेटिंग थ्रेड रनिंग स्टेट में दोबारा नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो रनेबल में जाएगा और अपने टर्न की वेट करेगा कि कब स्केड्यूलर उसको अब सेलेक्ट करे रन होने के लिए। ठीक है, मैंने आपको कहा था एक नोटिफाई फंक्शन होता है, एक नोटिफाई ऑल होता है। नोटिफाई फंक्शन एक थ्रेड को वेटिंग से रनेबल में डालने के काम आता है। नोटिफाई ऑल सारे वेटिंग थ्रेड्स को रनेबल क्यू में शिफ्ट करने के काम आते हैं। वो हम पढ़ेंगे, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। फाइन। सो दीज आर द 3 पाथ्स जिससे रनिंग थ्रेड नॉन रनेबल में जा सकता है। अगर उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, या वो स्लीप मोड में चला जाता है, या वो वेट में चला जाता है। ठीक है, और तीनों की जब खत्म हो जाती है प्रोसेसिंग, तब वो वापस रनेबल स्टेट में जाता है। एंड अगेन स्केड्यूलर उसको पिक सेलेक्ट करेगा, जब उसकी टर्न आएगी फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम पे एक ही थ्रेड रनिंग स्टेट में होता है, बट मोर देन 1 थ्रेड्स कैन बी इन रनेबल स्टेट। और जब उस थ्रेड की एग्जीक्यूशन टोटली फिनिश हो जाएगी तो वो डेड स्टेट में चला जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। अब इसकी थियोरी करते हैं। When a process is running, the thread inside it exists in several states. So thread की बहुत सारी states या stages होती हैं. It can be ready to run, जिसे हम runnable state कहते हैं, as soon as it gets CPU time. The thread can be in running state, और जब उसको CPU का time मिल जाता है या scheduler उसको select कर लेता है for execution, then it moves to running state. The running thread can be suspended, वो non-runnable state में जा सकता है, which is a temporarily suspends its activities, तो temporarily उसको running से non-runnable state में भेज देती है। ऐसी कुछ activities हो जाती हैं। Then the suspended thread can then be resumed, फिर suspended thread non-runnable state में state से वापस runnable में आ जाता है, resume हो जाता है, allowing it to start again where it left off. The thread can be blocked when waiting for a resource, तो thread blocked state में जा सकता है जब वो resource की wait कर रहा है। At any time the thread can be terminated which halts its execution immediately, और थ्रेड किसी टाइम पे टर्मिनेट भी हो सकता है। लाइक थोड़ी एग्जीक्यूशन हुई रनेबल में, वो अगली एग्जीक्यूशन की वेट कर रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है थ्रेड की, तो उसको टर्मिनेट भी किया जाता है, बीच में टर्मिनेट कर सकते हैं हम। वंस टर्मिनेटेड द थ्रेड कैन नॉट बी रिज्यूम्ड, एक बार थ्रेड टर्मिनेट हो गया, डेड स्टेट में चला गया, वो दोबारा अलाइव नहीं हो सकता। द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेट्स, ये 4 स्टेट्स हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड की। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। Now first is runnable state. In this state, the thread is eligible to run, but the scheduler has not selected it to be in the running state. It is eligible to run, वो run करने की वेट, run होने की वेट कर रहा है, that is ready to run, but अभी run नहीं हुआ। Why? Because scheduler ने उसको भी select नहीं किया run होने के लिए। Whenever an instance of thread class is created and start method is invoked, it first registers the thread with the thread scheduler. थ्रेड रनेबल स्टेट में कब जाता है, जब हमने थ्रेड को क्रिएट किया यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और जब हमने थ्रेड पे स्टार्ट फंक्शन चलाया तो वो थ्रेड रनेबल स्टेट में जाएगा। जितने थ्रेड्स पे हम स्टार्ट फंक्शन चलाएंगे वो सारे थ्रेड्स क्यू ऑफ रनेबल स्टेट में स्टोर हो जाएंगे, क्यू में चले जाएंगे। ठीक है, द स्केड्यूलर माइट बी अ पार्ट ऑफ, अब स्केड्यूलर जो थ्रेड को सिलेक्ट करता है कि कौन सा थ्रेड अब रनिंग स्टेट में जाएगा, वो स्केड्यूलर JVM का पार्ट भी हो सकता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मीन्स स्टार्ट फंक्शन चलने के बाद, इट एंटर्स इनटू रनेबल स्टेट, तो थ्रेड रनेबल स्टेट में चला जाता है एंड इट इज़ रेडी टू रन। व्हेन द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट इट इज़ कंसिडर्ड अलाइव, जब थ्रेड रनेबल स्टेट में है वो अलाइव है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रनिंग। व्हेन अ थ्रेड स्केड्यूलर selects a thread, one thread फ्रॉम अ पूल ऑफ रनेबल थ्रेड्स में से किसी एक थ्रेड को स्केड्यूलर जब सिलेक्ट करता है, द सिलेक्टेड थ्रेड एंटर्स द रनिंग स्टेट, तो सिलेक्टेड थ्रेड रनिंग स्टेट में चला जाता है। दिस मीन्स दैट द CPU इज करंटली एग्जीक्यूटिंग दैट थ्रेड, तो इसका मतलब CPU उस थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है अब जिसको स्केड्यूलर ने सिलेक्ट किया। द थ्रेड स्केड्यूलर और द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच थ्रेड इज गोइंग इनटू रनिंग स्टेट फ्रॉम रनेबल स्टेट। अब कैसे डिसाइड करता है स्केड्यूलर, चाहे वो JVM का स्केड्यूलर है चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर है, वो कैसे सिलेक्ट करता है कि कौन से थ्रेड्स में से किसको अब रन करवाना है। वो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द थ्रेड एंटर्स रनिंग स्टेट व्हेन इट्स
रन फंक्शन इज इन्वोक्ड, यहाँ स्टार्ट लिखा था, दैट इज रॉन्ग। थ्रेड रनिंग स्टेट में कब जाता है? ओके, ये लाइन मुझे आपको समझानी पड़ेगी। इतना आपको क्लियर हुआ कि रनेबल स्टेट्स में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, उनमें से स्केड्यूलर एक थ्रेड सेलेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया या प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड सेलेक्ट हुआ और वो रनिंग स्टेट में चला गया रनेबल से, अब वो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। थ्रेड का एग्जीक्यूट होने का या रन होने का क्या मतलब है? थ्रेड का रन होने का मतलब है कि उसका रन फंक्शन चल रहा है थ्रेड का। थ्रेड क्लास में रन फंक्शन होता है ना, जिसको हमने ओवरराइड किया अपने क्लास में। उस रन फंक्शन, जब वो थ्रेड का रन फंक्शन चलता है तो हम कहते हैं ये थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो थ्रेड के एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब? उस थ्रेड पे जो रन फंक्शन बनाया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, रन फंक्शन की बॉडी चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन रनेबल स्टेट। ये जो ब्लॉक था सारे नॉन रनेबल स्टेट का है। इन दिस स्टेट द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, थ्रेड अभी भी अलाइव है, बट इट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन, दैट इज इट इज नॉट रनेबल, थ्रेड रनेबल स्टेट में नहीं है। बट इट माइट रिटर्न टू रनेबल स्टेट लेटर, बट वो रनेबल स्टेट में जाएगा। ठीक है, इफ अ पर्टिकुलर इवेंट्स अकर्स। सो नॉन रनेबल स्टेट मीन्स थ्रेड अभी अलाइव है लेकिन रन भी नहीं हो रहे और रनेबल में भी नहीं है, पर वो रनेबल में जाएंगे जब कोई कंडीशन अचीव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ थ्रेड इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट, इट मे लेटर कम बैक टू रनेबल स्टेट। थ्रेड इनपुट आउटपुट की वेट कर रहा है तो नॉन रनेबल स्टेट में होगा वो, और वो वापस रनेबल स्टेट में कैसे कब जाएगा? आफ्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड, जब उसकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। देयर आर डिफरेंट नॉन रनेबल स्टेट्स। नॉन रनेबल स्टेट्स हमने देखे ना डायग्राम में, काफ़ी सारे, 3 हैं, तो हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेज इज स्लीपिंग। इन दिस स्टेट द थ्रेड स्लीप्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। द स्लीप मैथड डिफाइंड इन थ्रेड क्लास, ये जो स्लीप मैथड है थ्रेड क्लास में होता है। ठीक है, थ्रेड क्लास जो java.lang पैकेज का एक पार्ट है, थ्रेड क्लास, उसका एक मेथड है स्लीप मेथड। तो स्लीप मेथड क्या करता है? स्लीप मेथड थ्रेड को रन होने से स्टॉप कर देता है और नॉन रनेबल स्टेट में ले आता है। और थ्रेड कब तक नॉन रनेबल स्टेट में जाता है? जब तक उसके स्लीप का टाइम आउट नहीं हो जाता। दूसरा नॉन रनेबल स्टेट है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में थ्रेड कब जाता है? दिस इज वेटिंग स्टेट, और ये वाली थी स्लीपिंग स्टेट। थ्रेड वेटिंग स्टेट में कब जाता है? जब उस पर वेट फंक्शन चलता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब थ्रेड पर वेट फंक्शन चला, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, वेट नोटिफाई। ठीक है, तो थ्रेड वेटिंग स्टेट में चला जाता है। और थ्रेड वेटिंग स्टेट में कब तक रहता है? जब पर उस पर नोटिफाई फंक्शन या नोटिफाई ऑल फंक्शन नहीं चलता। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, दैट इज डिस्कस्ड लेटर ऑन। थर्ड इज ब्लॉक्ड स्टेट, ये वाली ब्लॉक्ड स्टेट। थ्रेड ब्लॉक स्टेट में क्यों जाता है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं फर्दर। पहला रीजन कि थ्रेड इज ब्लॉक फॉर इनपुट आउटपुट, थ्रेड इनपुट आउटपुट की वेट कर रहा है तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है, और जैसे ही उसकी इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाती है तो थ्रेड वापस रनेबल स्टेट में चला जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स इनपुट आउटपुट। अनदर इज थ्रेड कुड बी ब्लॉक्ड फॉर जॉइंट कंप्लीशन। अब एक जॉइंट फंक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी आपको इतना डिटेल में नहीं समझा सकती, वो एक सेपरेट टॉपिक है। सो अगर थ्रेड पे जॉइंट लगा हुआ है तब भी वो थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। देन ब्लॉक फॉर लॉक एक्विजिशन, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये हम सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन के टॉपिक में, कि थ्रेड ने जब कोई रिसोर्स लेना होता है ना, कोई रिसोर्स यूज़ करना होता है, वो रिसोर्स मेमोरी भी हो सकती है, वो रिसोर्स हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकता है, वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है। थ्रेड ने जब कोई रिसोर्स यूज़ करना है ना, वो उस रिसोर्स को लॉक कर देता है ताकि उस रिसोर्स को कोई और थ्रेड यूज़ बीच में ना करे, इंटरफेयर ना करे। तो हो सकता है थ्रेड अपने लॉक की वेट कर रहा हो, तब भी वो ब्लॉक स्टेट में होगा। एंड लास्ट इज द डेड स्टेट। डेड स्टेट में थ्रेड कब जाता है? तो थ्रेड कैन मूव टू डेड स्टेट फ्रॉम रनिंग स्टेट और रनेबल स्टेट। या तो रनिंग स्टेट से डेड में जा सकता है जब उसकी एग्जीक्यूशन टोटली कंप्लीट हो गई है, या फिर रनेबल स्टेट से जा सकता है जब उस थ्रेड की एग्जीक्यूशन की अब ज़रूरत नहीं है। सो वो वेटिंग स्टेट से ही, यानी वेटिंग फॉर इट्स टर्न, उस स्टेट से ही डेड स्टेट में जा सकता है। द थ्रेड इज कंसिडर्ड डेड व्हेन इट्स रन मेथड कंप्लीट्स। तो अगर रनिंग प्रॉपर हो गई है थ्रेड की, यानी उसका रन मेथड पूरा चल गया है, फिर वो थ्रेड डेड स्टेट में जाता है। एंड वंस द थ्रेड इज डेड, इट्स लाइफ साइकिल, इट एग्जिस्ट इट्स लाइफ साइकिल and can never enter any other state. If you invoke start method on a dead thread, you will get a runtime exception. एक बार thread dead हो गया, उस पर आप उस T1 सपोज करो dead हो गया, आप T1 डॉट स्टार्ट चलाओगे तो runtime error आ जाएगी।
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड. हाँ, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है जो मैंने आपको डायग्राम में अभी नहीं समझाई, ये वाला बात, यील्ड. व्हाट इज़ यील्ड? एक थ्रेड रन हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो अपनी मर्जी से सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम छोड़ के रनेबल स्टेट में मूव कर सकता है. एक थ्रेड अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से रनिंग स्टेट छोड़ के रनेबल स्टेट में जा सकता है यील्ड फंक्शन एग्जीक्यूट करके. थ्रेड ऐसा क्यों करेगा? अगर थ्रेड को लग रहा है कि मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेड कोई वेट कर रहा है, तो करंटली रनिंग थ्रेड अपने आप को यील्ड करके रनेबल में डाल सकता है. ये फंक्शन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक ये है यील्ड फंक्शन. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स में आ जाता है. फाइन. नेक्स्ट आर सम फंक्शंस जो हमने स्टडी करने हैं, जो हमने लाइफ साइकिल में पढ़े थे ना, उनको अब हमने डिटेल में स्टडी करना है. तो इस टॉपिक में हम कौन से फंक्शंस को स्टडी करने वाले हैं? यील्ड, स्लीप, इज अलाइव, जॉइन, ये फंक्शंस जो हमने यहाँ पे देखे थे. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यील्ड फंक्शन. अभी मैंने आपको बताया था कि यील्ड फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? जब एक रनिंग थ्रेड ने अपनी मर्जी से सीपीयू की एग्जीक्यूशन को छोड़ के रनेबल स्टेट में शिफ्ट करना है, then yield function is used. The thread can offer to relinquish. Relinquish means leaving something by choice. The CPU. The thread can offer to relinquish the CPU. CPU को छोड़ सकता है thread by yielding. A call to yield method causes the currently executing thread object to temporarily move to runnable state. And the scheduler can schedule any other thread from the pool of runnable threads in place of the yielding thread. Thread अपनी मर्जी से रनिंग छोड़ के रनेबल में चला गया, तो अब रनिंग थ्रेड कोई भी नहीं है, तो स्केड्यूलर क्या करेगा? रनेबल में से एक नया थ्रेड ढूंढेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. डायग्राम देखो, थ्रेड इज रनिंग. ठीक है. रनिंग थ्रेड ने यील्ड फंक्शन चलाया और वो रनेबल में चला गया. और वापस रनिंग में कब जाएगा? जब वो अगली बार स्केड्यूलर से सिलेक्ट होगा फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो दिस वॉज यील्ड मेथड. इसका प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, थियोरी आ सकती है इसकी बस. नेक्स्ट इज स्लीप मेथड. स्लीप का आपको पता है कि जब थ्रेड को हम स्लीप मोड में डाल देते हैं, थ्रेड कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है और अपना टाइम पास कर रहा है, और जैसे उसका टाइम आउट हो जाएगा वो फिर से रनेबल स्टेट में चला जाएगा. द स्लीपिंग थ्रेड पासिस टाइम, अपना टाइम पास कर रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड विदाउट यूजिंग द सीपीयू. सीपीयू को भी यूज़ नहीं कर रहा वो. अ कॉल टू स्लीप मेथड मेक्स द करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड टू टेम्परली पॉज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. कि एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है और हमने स्लीप में कुछ टाइम मेंशन किया, तो थ्रेड उतने टाइम के लिए पॉज हो जाएगा. देयर आर टू वेज टू कॉल अ मेथड डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू स्पेसिफाई द स्लीप टाइम इन मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स. स्लीप टाइम हमने मिली सेकेंड्स में देना है कि नैनो सेकेंड्स में देना है. तो स्लीप फंक्शन के आप कह दो कि इसकी टू टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग है स्लीप फंक्शन की. एक है जिसमें एक पैरामीटर है मिली सेकेंड्स में, एक है जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स. हम ऊपर वाला यूज़ करते हैं ज़्यादा. ठीक है. हमने यूज़ किया था स्लीप मेथड जब हमने स्टडी किया था कि थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस एंड एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. तब हमने स्लीप फंक्शन यूज़ किया था, तब हमने ये वाला जो ओवरलोडिंग ये वाली यूज़ की थी स्लीप फंक्शन की. स्लीप फंक्शन की फेज डायग्राम देखो. थ्रेड रन है, रनिंग कर रहा है. ठीक है. रनिंग स्टेट में है, स्लीप फंक्शन चला, वो स्लीपिंग स्टेट में चला गया, और जब उसका टाइम आउट हुआ वो फिर से रनेबल स्टेट में चला गया. रनेबल स्टेट में वो स्केड्यूलर की वेट कर रहा है, और जब स्केड्यूलर ने उसको सिलेक्ट किया तो फिर से वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. नाउ द थ्रेड क्लास हैज़ अ मेथड कॉल्ड इंटरप्ट. द स्लीपिंग थ्रेड दैट रिसीव्स एन इंटरप्ट कॉल मूव्स इमीडिएटली इनटू द रनेबल स्टेट. ये चीज़ मैंने आपको लाइफ साइकिल में भी समझाई थी कि थ्रेड ज़रूरी नहीं है कि पूरा स्लीपिंग का उसका टाइम आउट होगा तब वो रनेबल में शिफ्ट करेगा. हम एक इंटरप्ट फंक्शन कॉल लगा के भी थ्रेड को मतलब उसकी टाइम आउट होने से पहले भी बीच में ही उसको हम शिफ्ट करवा सकते हैं फ्रॉम रनेबल टू रनिंग स्टेट यूजिंग द इंटरप्ट फंक्शन. ये देखो मैंने डायग्राम में ना इसको बनाया था कि स्लीपिंग से इंटरप्ट फंक्शन यूज़ करके भी वो रनेबल स्टेट में जा सकता है बिफोर इट्स टाइम आउट कंप्लीट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ब्लॉकिंग स्टेट. ब्लॉकिंग स्टेट मैंने आपको बताया था, ब्लॉकिंग स्टेट में जाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. अगर इनपुट आउटपुट की वेट कर रहा है, या जॉइंट फंक्शन लगा हुआ है थ्रेड पे, या उसको एक रिसोर्स चाहिए जिस पर उसको लॉक नहीं मिल रहा, तो देयर आर मैनी रीजंस. फाइन.
Many methods that perform input and output have to wait for some occurrences in the outside world before they can proceed, and their behavior is known as blocking. They are waiting for some input output. The good example is reading from a socket, like किसी socket से कुछ read करना है, but अभी वो busy है, अभी वहाँ से कोई data नहीं मिल रहा. Now it's diagram like the process is running and it needs some input output operation, so it moves to blocked state, and once the input output is completed it moves to runnable state. ठीक है, और runnable state में वो wait कर रहा है अपनी turn की. When it is selected by the scheduler it will again move to running state. ठीक है. So मेन इसमें यही है कि रनेबल ब्लॉक से रनेबल में जाता है थ्रेड, सीधा ब्लॉक से रनिंग में नहीं जाता. ठीक है. सो अगेन व्हेन अ थ्रेड हैज फिनिश्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जब इनपुट आउटपुट मिल गई उसको, इट डज नॉट कंटिन्यू एग्जीक्यूशन. इट फर्स्ट एंटर्स इनटू द रनेबल स्टेट एंड will only execute when the thread scheduler allows it to do so. जब उसको थ्रेड स्केड्यूलर सेलेक्ट करता है तभी वो थ्रेड बाकी थ्रेड्स की तरह रनिंग स्टेट में जाता है. पहले वो ब्लॉक के बाद रनेबल स्टेट में चल जाता है. ठीक है. Now the next is two very important functions, isalive and join. ये दोनों thread class के functions हैं. ठीक है. इनको हम स्टडी करेंगे कि इनका क्या पर्पस है. बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो. अभी हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें हमने देखा था कि स्केड्यूलर में 4 थ्रेड्स पड़े हुए हैं. एक मेन थ्रेड है, एक T1 है, एक T2 है, T3 है. और जो T1, T2, T3 थ्रेड्स हैं, ये तीनों थ्रेड्स मेन के चाइल्ड थ्रेड्स हैं. मेन ने बनाए हैं. मेन ने तीनों थ्रेड्स को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया है. राइट. अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो, फिर जो पेरेंट थ्रेड है फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. आपको याद है इसकी आउटपुट हमने देखी थी, हमने अपने प्रोग्राम की जो आउटपुट देखी थी, सी दिस वन. इसमें सबसे पहले पेरेंट थ्रेड फिनिश हो गया. सबसे पहले स्केड्यूलर ने मेन थ्रेड को उठाया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई. तो पेरेंट थ्रेड फिनिश हो गया और चाइल्ड थ्रेड्स अभी भी रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. होना ये चाहिए कि जब तक सारे चाइल्ड थ्रेड्स एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करते तब तक जो पेरेंट थ्रेड है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे. यानी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, जो आइडल आउटपुट है जो आनी चाहिए. यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है मेन थ्रेड इज़ फिनिश्ड, ये एंड में आनी चाहिए, लास्ट में, जब सारे थ्रेड्स जो मेन ने बनाए हैं वो फिनिश हो गए हैं. ठीक है. तो इसके लिए वी यूज 2 मेथड्स, इज अलाइव एंड जॉइन मेथड्स. ठीक है. ये सूद की बुक का पेज है. थियोरी मैं यहाँ से करवाऊंगी और अगेन इसका प्रोग्राम मैं अनुराग वाली बुक से करवाऊंगी. ठीक है. ओके. तो पर्पस थोड़ा सा क्लियर हुआ या प्रॉब्लम क्लियर हुई? द प्रॉब्लम इज़ कि हम चाहते हैं कि जो पेरेंट थ्रेड है जिसने चाइल्ड थ्रेड्स को बनाया, लाइक मेन थ्रेड जिसने T1, T2, T3 को डिफाइन किया, वो पहले एग्जीक्यूट होकर अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश ना करे, वो लास्ट में फिनिश हो, तब हो जब उसके सारे चाइल्ड थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है. ठीक है. सो इतना आपको क्लियर हुआ. तो इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उसने लिखा है, ओके लेट मी रीड. द मेन थ्रेड मस्ट बी द लास्ट थ्रेड टू फिनिश. मेन थ्रेड हमेशा एंड में फिनिश होना चाहिए. समटाइम्स दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय कॉलिंग स्लीप विद इन मेन. इसका एक तरीका है जो ठीक मेथड नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक मेथड है, लेकिन एक सोल्यूशन है कि हम मेन में ना इतना लंबा स्लीप लगा दें कि थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से या अंदाजे से मेन में स्लीप लगा दें थोड़ा ज़्यादा वाला, कि हमें पता है कि इतने टाइम में तो तीनों थ्रेड्स फिनिश हो ही जाएंगे, और जब मेन स्लीप से बाहर आएगा तो उसके चाइल्ड थ्रेड्स फिनिश हो चुके होंगे, फिर उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो. लेकिन ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है. क्यों नहीं है? पहली बात, हम कितना गेस लगाएं कि कितना टाइम लगेगा चाइल्ड थ्रेड्स को, वो हमें नहीं पता. तो हम कितनी स्लीप लगा दें? हम कम स्लीप टाइम लगाएंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी, मेन पहले फिनिश हो जाएगा, चाइल्ड थ्रेड्स अभी भी चल रहे हैं. अगर ज़्यादा लंबी स्लीप लगा देंगे तो वो इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. ठीक है. सो स्लीप लगाना इज़ नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन with a long enough delay to ensure that all child threads terminate prior to main thread. कितना लंबा स्लीप लगा दें कि चाइल्ड थ्रेड्स पहले फिनिश हो जाए, फिर मेन थ्रेड स्लीप से बाहर आए तो और मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन फिनिश है. बट ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है. However, this is hardly a satisfactory solution and it also raises an important question: how can one thread know when other thread has ended? तो कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड थ्रेड्स कब फिनिश हुए, अब मेन को फिनिश होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन.
So there are two methods, isAlive and join. So two ways exist to determine whether the thread has finished or not. The first you can call isAlive on the thread. This method is defined by thread class. पहली बात isAlive method, is का I छोटा है, alive का A कैपिटल है. isAlive method thread class का एक method है. Okay? And isAlive method क्या बताता है कि क्या हम isAlive method जौन सी thread पे लगाएंगे ना, तो isAlive method बताएगा कि क्या ये thread alive है कि dead हो चुका है. Alive है का मतलब या तो वो रनेबल स्टेट में होगा या रनिंग स्टेट में होगा या नॉन रनेबल स्टेट में होगा. डेड का मतलब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी है, थ्रेड फिनिश हो चुका है. तो isAlive हमें ये बताएगा. तो अगर हम isAlive मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, सपोज करो मेरे मेन थ्रेड ने एक चाइल्ड थ्रेड बनाया T1, देयर इज़ वन चाइल्ड थ्रेड T1. तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले T1 की एग्जीक्यूशन खत्म हो, फिर ही मेन की एग्जीक्यूशन खत्म हो. तो हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे, हम बार बार देखेंगे कि क्या T1 थ्रेड अलाइव है. अगर तो अलाइव है तो मेन को हम स्टॉप करके रखेंगे, मेन आगे नहीं जाएगा. थोड़ी देर बाद फिर चेक किया, क्या T1 अभी भी अलाइव है अलाइव, तो मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन अभी स्टॉप्ड है, अभी वो आगे नहीं बढ़ रही. और जैसे ही हम चेक किया फिर से T1 थ्रेड अलाइव है, तो अगर हमारे पास रिजल्ट आ गया कि T1 थ्रेड डेड हो चुका है, यानी एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी है, फिर हम मेन थ्रेड की एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करें ताकि वो भी अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर दे. सो दिस इज अलाइव मेथड. अभी हम इसका प्रोग्राम करेंगे ना, तो तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सिंटेक्स है दैट इज अलाइव बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करता है. ठीक है, बूलियन टाइप मीन्स ट्रू एंड फॉल्स. तो isAlive ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करेगा. अगर तो जिस थ्रेड पे isAlive लगाया है वो अभी भी रनिंग या रनेबल या नॉन रनेबल स्टेट में है, तो isAlive ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वो थ्रेड अभी अलाइव है. और अगर वो थ्रेड डेड स्टेट में पहुंच गया तो isAlive फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो थ्रेड अलाइव नहीं है. सो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ईदर ट्रू और फॉल्स. So this method is used to find out whether a thread is alive or dead. Calling this method can be useful for parent thread to find out whether its child threads are alive. ठीक है, पेरेंट थ्रेड पता लगा सकता है कि उसके चाइल्ड थ्रेड्स अभी भी अलाइव हैं कि डेड हो गए. अगर डेड हो गए फिर पेरेंट थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करे बिफोर टर्मिनेटिंग इटसेल्फ. फिर पेरेंट थ्रेड अपने आप को टर्मिनेट करे. The isAlive method returns true if the thread upon which it is called is still running and it returns false otherwise. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ isAlive मेथड. और isAlive मेथड का प्रोग्राम मैंने अंजुमन अनुराग की बुक से लिया है, जावा की. ठीक है. सो हमने क्या किया, हमने माई थ्रेड क्लास एक बनाई और थ्रेड क्लासेस को एक्सटेंड करवा दिया. तो मैंने मल्टी थ्रेडिंग का ये वाला तरीका यूज़ किया है बाय एक्सटेंडिंग माई क्लास फ्रॉम थ्रेड क्लास. मैंने इंप्लीमेंट्स रनेबल वाला यूज़ नहीं किया इसमें. ठीक है. ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम ई एक्सपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेगा. मैंने एक ई नेम का डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है डबल टाइप का, और ये मेरा रन फंक्शन है. रन फंक्शन आपको पता है, रन फंक्शन वो सारे काम करता है जो एक थ्रेड से हम करवाना चाहते हैं. सो पब्लिक हमेशा रन के साथ लिखना है. ठीक है, पब्लिक वाइड रन. ई की वैल्यू मैंने 0 इनिशलाइज कर दी. आई की लूप मेरी 0 से 14 तक यानी 15 टाइम्स चलेगी, 0 से 14 तक. हर लूप में क्या होगा, नेक्स्ट ई की वैल्यू में पिछली ई की वैल्यू ऐड हो जाएगी प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल ऑफ आई भी ऐड हो जाएगा. आई की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, 2 सो अंटिल फैक्टोरियल 15. ठीक है. सो फॉर्मूला हमारा ई का बेसिकली क्या होता है, ये होता है 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सो अंटिल 1 ओवर 14 फैक्टोरियल हम लेंगे क्योंकि इतनी एक्यूरेसी बहुत है. ठीक है. तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हर बार फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा. और फैक्टोरियल फंक्शन आपको पता है कैसे लिखते हैं. अगर तो n की वैल्यू जो आई है एज अ पैरामीटर 0 है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, बिकॉज फैक्टोरियल क्या होता है, लाइक 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो देन व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. और जैसे वैल्यू 0 हो जाती है तो हम 1 रिटर्न करेंगे. और अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, n जो हमारे पास है लाइक 5 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. फिर 4 का कैसे निकालेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3. फिर 3 का कैसे निकालेंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड सो ऑन. सो ये रन फंक्शन क्या कर रहा है, ई में 1 ओवर फैक्टोरियल ऑफ आई को ऐड करता जा रहा है और आई की वैल्यू 0 से 14 तक जा रही है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. आपको पता है एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है. ठीक है. सो मेन फंक्शन रखने के लिए एक सेपरेट क्लास बनाई है isAlive डेमो नाम की, या कोई भी आप नेम रख सकते हो. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेन थ्रेड स्टार्ट्स. तो सबसे पहले हमारी आउटपुट क्या आई,
मेन थ्रेड स्टार्ट्स, सी द आउटपुट, मेन थ्रेड स्टार्ट्स। तो ये पहली आउटपुट आई हमारी, फाइन। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट थ्रेड बनाया माई थ्रेड क्लास का। माई थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेचुरली वो थ्रेड होगा, क्यों? क्योंकि माई थ्रेड थ्रेड से एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट हो रही है। सो T1 इज़ अ थ्रेड और माई थ्रेड T1 इज़ न्यू माई थ्रेड। सो माई थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ थ्रेड। फिर हमने T1 का नेम दे दिया। अब ये न्यू फंक्शन है आपके लिए, हम थ्रेड का नेम दे सकते हैं, हम अपने थ्रेड को नेम दे सकते हैं विद द सेट नेम फंक्शन, S इज स्मॉल N इज कैपिटल, सेट नेम फंक्शन। तो हमने T1 का क्या नेम दे दिया? फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड। नाम ना भी दो तभी चलेगा, स्टेटमेंट ना भी होती तब भी इट्स ओके, ठीक है। देन हमने T1 को स्टार्ट कर दिया, यानी T1 जो है रनेबल क्यू में लग गई और थ्रेड्स के साथ, ठीक है। देन जब भी T1 की टर्न आएगी, अब यहाँ पर वो रनेबल क्यू में लगा हुआ है T1 थ्रेड, ठीक है। और जैसे स्केड्यूलर ने उसको सिलेक्ट किया एग्जीक्यूशन के लिए, सपोज करो स्केड्यूलर ने T1 को सिलेक्ट कर लिया एग्जीक्यूशन के लिए, तो थ्रेड का क्या एग्जीक्यूट होता है? रन फंक्शन। तो रन फंक्शन चला, रन फंक्शन ने क्या किया? ई की वैल्यू 0 की, देन 14 या 15 आइट्रेशंस में ई की वैल्यू को सॉल्व किया। ई न्यू इज पिछला ई प्लस 1 ऑफ फैक्टोरियल ऑफ आई। तो ऐसे करते करते ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो रन फंक्शन में हमें ई की वैल्यू मिल गई और उसके बाद कंट्रोल मेन में आ गया। मेन में क्या मैसेज प्रिंट हुआ? T1 डॉट गेट नेम। गेट नेम नेम लेने के लिए होता है, सेट नेम नेम सेट करने के लिए होता है। सो T1 डॉट गेट नेम की जगह क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड इज अलाइव। इतना मैसेज आया, देखो यहाँ तक देखते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड इज अलाइव इक्वल्स टू, ये भी मैसेज में आया, T1 डॉट इज अलाइव। अब यहाँ पे इज अलाइव फंक्शन यूज हो रहा है। अब पर्पस देखो, T1 थ्रेड जो है वो मेन थ्रेड का चाइल्ड थ्रेड है। हम चाहते हैं कि T1 थ्रेड की एग्जीक्यूशन पहले ख़त्म हो, बाद में मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करे, ठीक है। मेन थ्रेड स्टार्ट तो हो गया, पर मेन थ्रेड जो फिनिश हो वो एंड में हो, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या T1 अभी भी अलाइव है। अगर तो T1 अभी अलाइव है, इट मीन्स अभी मेन को आगे नहीं प्रोसीड करना चाहिए। बार बार हम लूप में देखना चेक करेंगे। जैसे ही T1 इज अलाइव फॉल्स हो जाता है, यानी T1 डेड हो गया, फिर मेन आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी हमने मैसेज प्रिंट किया फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड इज अलाइव इक्वल्स टू T1 इज अलाइव की वैल्यू। तो फिलहाल उसकी वैल्यू ट्रू ही आएगी बिकॉज T1 इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग। फिर हमने फॉर ये वाइल की लूप लगाई। ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक T1 इज अलाइव ट्रू है, ठीक है, यानी T1 अलाइव है। अगर T1 इज अलाइव ट्रू है, लूप के अंदर कंट्रोल गया, थ्रेड को स्लीप करवा दिया 100 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। कौन से थ्रेड को? मेन थ्रेड को। यहाँ मेन थ्रेड को स्लीप करवाया हमने 100 सेकेंड्स के, 100 नैनो सेकेंड्स के लिए, कि मेन थ्रेड 100 नैनो सेकेंड्स के लिए कुछ नहीं करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं करेगा, रनेबल क्यू में बस अपना 100 नैनो सेकेंड्स के लिए टाइम पास करेगा। और वो अभी एग्जीक्यूशन की वेट भी नहीं कर रहा मेन थ्रेड, यानी शेड्यूलर 100 नैनो सेकेंड्स के लिए मेन थ्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करेगा। 100 नैनो सेकेंड्स के बाद फिर से चेक किया, 100 नैनो सेकेंड्स के बाद मेन थ्रेड फिर से जाग गया, स्लीप से बाहर आ गया, ठीक है, अवेक हो गया। जब स्लीप से बाहर आया तो मेन थ्रेड ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू की, फिर से वाइल लूप चली। क्या T1 अभी भी अलाइव है? यस है। तो मेन थ्रेड फिर से 100 नैनो सेकेंड्स के लिए स्लीप मोड में चला गया। फिर से जब स्लीप मोड में बाहर आया 101 सेकेंड में, ठीक है, फिर से अगली आइट्रेशन चली। क्या T1 अभी भी अलाइव है? यानी T1 जब तक अलाइव रहेगा मेन थ्रेड स्लीप करता जाएगा, कुछ नहीं कर रहा और वो, ठीक है। और जैसे इज लाइफ फॉल्स हो गया T1, यानी डेड हो चुका है, T1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, ये लूप फॉल्स हुई, कंट्रोल अब मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? वैल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू T1 डॉट ई, जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है, T1 डॉट गेट नेम यानी फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड इज अलाइव इक्वल्स टू फॉल्स। अब तो T1 फॉल्स ही है, नेचुरली फॉल्स है, तभी वाइल लूप से बाहर आया ना, एंड देन मेन थ्रेड एंड्स। तो यानी इसमें हमने क्या किया? हमने बार बार इज अलाइव फंक्शन को चेक किया आफ्टर 100 नैनो सेकेंड्स कि क्या अभी भी T1 अलाइव है? यस है, तो मेन थ्रेड को फिर से स्लीप करवा दिया। क्या अभी भी T1 अलाइव है? यस है, मेन थ्रेड को फिर से स्लीप करवा दिया, ताकि मेन थ्रेड आगे प्रोसीड कर ही ना पाए, क्योंकि अगर वो प्रोसीड कर गया तो वो पहले फिनिश हो जाएगा T1 से, ठीक है। तो जैसे T1 इज अलाइव फॉल्स हो गया, यानी T1 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, फिर मेन थ्रेड आगे अपना एग्जीक्यूशन प्रोसीड करेगा। सो दिस इज हाउ इज अलाइव फंक्शन इज यूज्ड। बट इज अलाइव की आपको एक लिमिटेशन लगी क्या? कि बार बार हमें चेक करना पड़ रहा है क्या इज अलाइव है, क्या इज अलाइव है, तो कितना सीपीयू का टाइम चेकिंग में ही लग रहा है, कितना एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसकी मैंने खुद लिखी है थियरी, आप देखो। द लिमिटेशन ऑफ इज अलाइव इज दैट
The program will continuously check the value returned by is alive and then sleeping makes very inefficient use of CPU time. कि बार बार is alive चेक हो रहा है और बार बार मेन फंक्शन स्लीप मोड में जा रहा है, फिर is alive चेक हो रहा है, फिर मेन फंक्शन स्लीप मोड में जा रहा है और CPU का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इससे. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पोलिंग. इसको पोलिंग कहते हैं. बार बार एक चीज़ को परफॉर्म करते जाने को पोलिंग कहते हैं. पोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ कंडीशन रैपिडली टिल इट बिकम्स ट्रू. सो पोलिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशन को हम बार बार चेक कर रहे हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. पोलिंग इज यूजली इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लूप्स टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. If it is true, then certain actions is taken. This wastes many CPU cycles and makes implementation inefficient. For example, is alive. So is alive is a concept, use the concept of polling. So is alive makes very inefficient use of CPU. So इसका मतलब is alive को हमें avoid करना चाहिए. तो एक और तरीका है ये कंफर्म करने का कि मेन फंक्शन बाद में एंड हो, दैट इज join. ठीक है. बिकॉज इज़ अलाइव में लिमिटेशन है कि CPU का एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट होता है बार बार चेक करने के लिए कि क्या थ्रेड अभी भी अलाइव है, क्या मेन को अभी भी वेट करनी है. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ टू यूज़ द जॉइन मेथड. जॉइन मेथड भी इज़ अलाइव की तरह थ्रेड क्लास का ही एक मेथड है, लेकिन इसमें वो जो एक्स्ट्रा CPU का टाइम यूटिलाइज होता था बार बार चेक करने के लिए वो नहीं होता. सो लेट अस सी द प्रोग्राम ऑफ जॉइन मेथड. इसका प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जैसे इज़ अलाइव का है, हल्का सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ. नाउ हियर अगेन वी हैव क्रिएटेड अ क्लास माई थ्रेड विच एक्सटेंड्स थ्रेड. तो मैंने इसमें भी एक्सटेंड्स थ्रेड वाला कंसेप्ट यूज़ किया है टू डू मल्टी थ्रेडिंग. एंड आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ डबल टाइप क्योंकि हमने इसमें भी ई की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड द फॉर्मूला इज सेम 1/factorial ऑफ आई, और आई की वैल्यू हम लेंगे 0 से लेके 14 तक, यानी 15 आइट्रेशंस चलेंगी. इनिशियली हमने ई की वैल्यू 0 ली, सेम वैसे ही किया जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था. ई की वैल्यू, न्यू ई की वैल्यू कैसे बनाएंगे? पिछली ई की वैल्यू में 1/factorial आई हर टाइम ऐड करते जाएंगे. एंड फैक्टोरियल निकालने के लिए वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फंक्शन. ठीक है, तो ये सब सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. नाउ द डिफरेंस इज इन द मेन फंक्शन. फॉर डिफाइनिंग मेन फंक्शन आई हैव टेकन अ सेपरेट क्लास. क्लास का नाम कोई भी रख लो. ठीक है, इसमें मेन फंक्शन पड़ा हुआ है. एक सबसे पहले एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट आ रही है, प्रिंट लाइन स्टेटमेंट, मेन थ्रेड स्टार्ट्स. ठीक है, उसके बाद हमने माई थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया. बिकॉज माई थ्रेड क्लास थ्रेड से एक्सटेंड हो रही है, इनहेरिट हो रही है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड बन जाएगा. सो T1 इज़ अ थ्रेड. सो हमने एक T1 नाम का थ्रेड बनाया. तो T1 को हमने सबसे पहले नेम दिया. ये मैंडेटरी स्टेटमेंट नहीं है, ये आप ना भी दो तो भी चलेगा बिकॉज इसमें हमने नेम दिया थ्रेड को. व्हाट नेम वी हैव गिवन द नेम फैक्टोरियल कैलकुलेशन थ्रेड. एंड हमने T1 को स्टार्ट कर दिया. अब जैसे ही हमने T1 को डॉट स्टार्ट को एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा? T1 स्केड्यूलर क्यू में लग जाएगी, जो रनेबल क्यू है जहाँ पे थ्रेड्स वेट कर रहे हैं, दे आर रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर द स्केड्यूलर टाइम. तो वहाँ पर T1 लग जाएगा. अब वहाँ पर मेन फंक्शन भी है और T1 भी है. अब स्केड्यूलर में 2 थ्रेड्स हैं, एक मेन थ्रेड और एक T1. अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि T1 थ्रेड की एग्जीक्यूशन पहले सारी फिनिश हो, फिर मेन थ्रेड फिनिश हो, बिकॉज मेन थ्रेड इज़ अ पेरेंट थ्रेड एंड T1 इज़ अ चाइल्ड थ्रेड ऑफ मेन थ्रेड. तो पहले जितने भी मेन के चाइल्ड थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर जाए, फिर मेन एग्जीक्यूट करे, यही हमारा टारगेट है. तो हम क्या करेंगे इसमें, बिकॉज हमने इज़ अलाइव फंक्शन यूज़ नहीं करना क्योंकि वो इनएफिशिएंट है, CPU का एक्स्ट्रा टाइम लेता है. तो हम इसमें क्या करेंगे? वील यूज़ जॉइन मेथड. पहली बात, जॉइन मेथड हम किसके साथ लगाते हैं? जो चाइल्ड थ्रेड है. ठीक है, अगर हमने T1 के साथ जॉइन लगा दिया, T1 डॉट जॉइन, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब है कि T1 का जो पेरेंट थ्रेड है वो तब तक अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसीड नहीं करेगा जब तक T1 की एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती और T1 टर्मिनेट नहीं हो जाता. ठीक है, सो पहली बात हम जॉइन लगाएंगे चाइल्ड थ्रेड पे. एंड सो सेकेंड थिंग कि चाइल्ड थ्रेड पे जॉइन लगाने से पेरेंट थ्रेड वेटिंग स्टेट में पहुंच जाएगा, वो वेट करेगा, वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा. सो T1 एक ही थ्रेड था मेन में. अगर मेन में 2 या 3 थ्रेड्स होते तो हम सबके साथ जॉइन लगाते. इसका मतलब होता कि जब तक वो सारे थ्रेड्स फिनिश नहीं हो जाते जिन पे हमने जॉइन लगाया, तब तक मेन आगे प्रोसीड नहीं करेगा.
तो हमने T1 के साथ जॉइन लगाया, इट मीन्स सबसे पहले T1 थ्रेड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर मेन की होगी, ठीक है। और T1 डॉट जॉइन को हमने ट्राई ब्लॉक में लगाया, इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। वाई? बिकॉज T1 डॉट जॉइन जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज कर सकता है अगर T1 को कोई और थ्रेड इंटरप्ट कर रहा हो, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग T1 डॉट जॉइन स्टेटमेंट में कर ली, ठीक है। और अगर एरर आ जाती है, एक्सेप्शन रेज हो जाती है, तो उस एक्सेप्शन की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या? अब T1 जैसे ही फिनिश हो जाता है, जैसे T1 टर्मिनेट हो जाता है या उसका रन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है T1 का, तब जॉइन फंक्शन क्या करेगा? वो मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सपोज अभी T1 की एग्जीक्यूशन चल रही है, T1 की एग्जीक्यूशन का मतलब रन फंक्शन, T1 का जो रन फंक्शन है ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बिकॉज इसमें 15 आइट्रेशंस चलनी है। सो 1 2 3 4 5 6 देन 11 12 13 14 15th आइट्रेशन सपोज हो गई। सो जॉइन फंक्शन ने क्या करना है? अब उसने मेन थ्रेड को बता देना है कि T1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, और फिर मेन अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आई? द वैल्यू ऑफ ई इज़, जो भी T1 की ई की वैल्यू कैलकुलेट हुई, एंड मेन थ्रेड एंड्स। सो सी यहाँ पे मेन थ्रेड बाद में फिनिश हुआ, पहले T1 फिनिश हुआ, और ये हमारा टारगेट था, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ जॉइन मेथड। सो जॉइन मेथड ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे इज अलाइव बुलियन डाटा रिटर्न करता था, ट्रू और फॉल्स। जॉइन डजंट रिटर्न एनीथिंग, सो रिटर्न टाइप वॉइड है, एंड इट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। थ्रोज क्लॉज मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस मेथड व्हेन इन्वोक्ड ऑन अ थ्रेड विल वेट। जब हम किसी थ्रेड में ये मेथड लगाएंगे, हमने मेन थ्रेड में जॉइन मेथड लगाया, तो मेन थ्रेड वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक कि हमने जिस थ्रेड पर उसको लगाया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। हमने लगाया कहाँ पर है? हमने लगाया है उसको T1 पे। सो जब तक T1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मेन थ्रेड वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। So the parent thread can use this method to wait for its child thread to complete before continuing. So parent thread will keep on waiting till all its child threads they terminate or they complete the execution. Fine. So these are the two methods using which we can confirm कि जो हमारा parent thread है वो बाद में एंड में फिनिश हो, पहले चाइल्ड थ्रेड्स सारी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लें, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये दोनों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एज नोट्स, आ जाते हैं 5 मार्क्स के, तो उनको उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेड प्रायोरिटीज। अब ये क्या चीज़ है? मैंने आपको बताया था कि जो भी थ्रेड्स क्यू में अपनी टर्न की वेट करते हैं, रनेबल क्यू या जो स्केड्यूलर की क्यू है, उसमें जब थ्रेड्स अपनी टर्न की वेट करते हैं तो ये स्केड्यूलर की मर्ज़ी होती है कि कौन से थ्रेड को पहले इम्प्लीमेंट करवाए, कौन से थ्रेड को बाद में इम्प्लीमेंट करवाए। तो कैसे स्केड्यूलर सेलेक्ट करता है? बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें से एक क्राइटेरिया होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ दैट थ्रेड। तो जिस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस थ्रेड को स्केड्यूलर पहले इम्प्लीमेंट करवाएगा, अगर स्केड्यूलर प्रायोरिटी क्राइटेरिया यूज़ कर रहा है तो, ठीक है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने जो थ्रेड्स खुद क्रिएट किए हैं हम उनको अपनी तरफ से प्रायोरिटी नंबर्स दे सकते हैं। हम स्केड्यूलर को ये कह सकते हैं कि ये थ्रेड हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, ये उसके बाद प्रायोरिटी का है। सो हम प्रायोरिटी की नंबर्स थ्रेड्स को दे सकते हैं, और प्रायोरिटी के नंबर्स 1 से लेकर 10 तक होते हैं, ठीक है। वेयर 10 स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 1 स्टैंड्स फॉर लीस्ट प्रायोरिटी, और 5 जो है वो नॉर्मल एवरेज प्रायोरिटी में आ जाता है, ठीक है। 3 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनमें वैल्यू स्टोर्ड हैं जो हम एज सच डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक है मिन प्रायोरिटी कांस्टेंट, एक है नॉर्म प्रायोरिटी कांस्टेंट, नॉर्म मीन्स नॉर्मल, एक है मैक्स प्रायोरिटी कांस्टेंट। तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। मिन प्रायोरिटी की वैल्यू 1 होती है, नॉर्म प्रायोरिटी की वैल्यू इज़ 5 एंड मैक्स प्रायोरिटी की वैल्यू इज़ 10। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स थ्रेड क्लास में हैं, थ्रेड क्लास के कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो और साथ में 2 फंक्शंस यूज़ होते हैं। एक फंक्शन है सेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर असाइन करने के लिए। मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगी ना, फिर ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, अभी हम थ्योरेटिकली इसको देख रहे हैं। तो सेट प्रायोरिटी थ्रेड को प्रायोरिटी नंबर असाइन करने के लिए यूज़ होता है, और गेट प्रायोरिटी यूज़ होता है थ्रेड की प्रायोरिटी नंबर देखने के लिए कि इसका कितना प्रायोरिटी नंबर इसको मिला हुआ है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम। ओके, हियर इस प्रोग्राम में ना हम 3 थ्रेड्स बना रहे हैं, 3 थ्रेड क्लासेस बना रहे हैं ताकि हम प्रायोरिटी का टॉपिक अच्छे से समझ सकें।
सो देयर इज़ अ क्लास एक्स एक्सटेंड्स थ्रेड. सो क्लास एक्स थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी थ्रेड क्लास से ड्राइव हो रही है, इनहेरिट हो रही है, यानी क्लास एक्स भी थ्रेड क्लास बन गई. और इसमें सीधा एक रन फंक्शन पड़ा हुआ है. रन फंक्शन क्या काम करेगा ये हम बाद में देखते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. क्लास खत्म, फिर एक क्लास बनाई है वाई, ये भी थ्रेड से एक्सटेंड हो रही है, यानी क्लास वाई भी एक थ्रेड क्लास है, इसमें भी रन फंक्शन पड़ा हुआ है. देन देयर इज अनदर थर्ड क्लास जेड विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडिंग फ्रॉम थ्रेड, यानी ये भी थ्रेड से इनहेरिट हो रही है. यानी एक्स वाई जेड 3 क्लासेज हैं जो थ्रेड क्लासेज हैं हमारे पास. ठीक है, तीनों में रन फंक्शन पड़ा हुआ है. अब एक हमने मेन फंक्शन रखने के लिए सेपरेट क्लास बनाई, कोई भी नेम दे सकते हैं क्लास को. ठीक है, इसमें मेन फंक्शन पड़ा हुआ है. एंड मेन फंक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेन थ्रेड स्टार्टेड. सो हमारी आउटपुट में देखो, द फर्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट इज हियर मेन थ्रेड स्टार्टेड. फाइन, ओके. अब देखो, अब मेन थ्रेड फिलहाल अभी सिर्फ मेन थ्रेड जो है स्केड्यूलर क्यू में है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है और मैसेज आया मेन थ्रेड स्टार्टेड. ठीक है, अब हमने एक्स वाई जेड के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, थ्रेड एक्स, थ्रेड वाई एंड थ्रेड जेड. ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड थ्रेड से इनहेरिट हो रही हैं, यानी ये भी थ्रेड क्लासेस हैं, यानी थ्रेड एक्स, थ्रेड वाई, थ्रेड जेड ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं. ये क्या है? ये थ्रेड्स हैं. ठीक है, तो हमने हर क्लास का एक थ्रेड बना दिया. ठीक है, और अब हमने थ्रेड जेड को, जो जेड क्लास का थ्रेड बनाया था या ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको हम प्रायोरिटी नंबर दे रहे हैं मैक्स प्रायोरिटी, यानी 10. ठीक है, एंड जो वाई क्लास का थ्रेड बनाया थ्रेड वाई, उसको हम नॉर्मल प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी 5. फाइन, और जो एक्स क्लास का थ्रेड है यानी थ्रेड एक्स, इसको हम मिन प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी 1. ठीक है, और हमने तीनों थ्रेड्स को पे स्टार्ट फंक्शन चला दिया. अब देखो, जैसे ही हमने तीनों थ्रेड्स पे स्टार्ट फंक्शन चलाया तो क्या हुआ, हमारे स्केड्यूलर क्यू में मेन थ्रेड तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था. अब थ्रेड एक्स भी चला गया क्यू में, थ्रेड वाई भी चला गया और थ्रेड जेड भी चला गया. अब 4 थ्रेड्स हैं जो CPU की वेट कर रहे हैं. दे ऑल आर इन रनेबल स्टेट, दे ऑल आर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, चारों थ्रेड्स. अब देखो पहले ओके चलो, अब इसमें हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा, हमने तीनों थ्रेड्स पे ना जॉइन फंक्शन भी लगा दिया. क्यों लगाया जॉइन फंक्शन? ताकि जो पेरेंट थ्रेड है, मेन थ्रेड, वो इन तीनों थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन के बाद ही एग्जीक्यूट करे, इसलिए हमने जॉइन लगा दिया. यानी मेन थ्रेड जो है वो वेटिंग स्टेट में चला गया जॉइन लगाने से. ठीक है, अब स्केड्यूलर किन तीनों में से चॉइस करेगा? थ्रेड एक्स में से, थ्रेड वाई और थ्रेड जेड में से. मेन तो स्लीपिंग मोड में चला गया ड्यू टू जॉइन. स्लीप नहीं कह सकते, वेटिंग स्टेट कह सकते हैं, या हॉल्ट हो गया थोड़ी देर के लिए. ठीक है, सो अब स्केड्यूलर कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करेगा? एक्स के थ्रेड को, वाई के थ्रेड को कि जेड के थ्रेड को? इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी नंबर. किसका प्रायोरिटी नंबर सबसे ज़्यादा है? थ्रेड जेड का. थ्रेड जेड का कितना है? 10. फिर थ्रेड वाई का है, फिर थ्रेड एक्स का है. तो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगी. सबसे पहले थ्रेड जेड की एग्जीक्यूशन होगी. थ्रेड जेड की एग्जीक्यूशन होने का मतलब जो जेड क्लास है उसका रन फंक्शन चलेगा. जेड क्लास का रन फंक्शन ये रहा, ये रन फंक्शन चलेगा. इसने क्या किया? इसने मैसेज प्रिंट किया थ्रेड जेड स्टार्टेड. तो देखो ये मैसेज आया आउटपुट में, थ्रेड जेड स्टार्टेड. ओके, उसके बाद z का रन फंक्शन चला, i की लूप चली 0 से 4 तक, बिकॉज लेस देन 5 है, यानी 5 आइट्रेशंस. और हर आइट्रेशन में क्या प्रिंट होगा? वैल्यू ऑफ i इन थ्रेड z इज 0, 1, 2, 3, 4. जब सारी आइट्रेशंस हो जाएंगी, फॉर की लूप कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल फॉर से बाहर आएगा, फिर क्या स्टेटमेंट आएगी? थ्रेड z फिनिश्ड. तो लेट अस सी कि आउटपुट ऐसी आई है. येस, थ्रेड z स्टार्टेड, देन 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 बार ये स्टेटमेंट आई. वैल्यू ऑफ आई एंड थ्रेड जेड इज एंड थ्रेड जेड फिनिश्ड. सो थ्रेड जेड निकल गया स्केड्यूलर क्यू से, अब वो डेड स्टेट में आ गया. अब क्यू में कौन से रह गए? थ्रेड वाई एंड थ्रेड एक्स. मेन तो अभी भी हॉल्ट या वेटिंग स्टेट में है. अब वाई और एक्स में से कौन सा स्केड्यूलर चूज करेगा? डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी. किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी? वाई की 5 थी, एक्स की 1 है, तो फिर वाई चलेगा. वाई डेड स्टेट में चला गया, फिर एक्स रह गया, फिर एक्स चलेगा. अब तीनों टर्मिनेट हो गए. जॉइन मेथड ने मेन को बताया कि तीनों चाइल्ड थ्रेड्स कंप्लीट हो गए हैं, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली इन्होंने, तो अब मेन अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा. मेन के एग्जीक्यूशन में क्या है? मेन थ्रेड फिनिश्ड. सो आउटपुट आ जाएगी मेन थ्रेड फिनिश्ड. सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन प्रायोरिटी नंबर्स टू थ्रेड. और प्रायोरिटी नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही फिर एग्जीक्यूशन होगी थ्रेड्स की. फाइन.